लोगों को बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इस माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से पहली बार आपको हम संबोधित करने के लिए आए हैं। इससे पहले तो हम लोग ऑफलाइन मोड में ही पढ़ते रहे हैं। आ जाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान की। कल 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस। कल तो हमने वैसे फेसबुक पे आपको बधाइयाँ दी ही थी, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की। आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से जुड़ जाएं, अधिक से अधिक, और ज़्यादातर बच्चे शेयर करें इसको एफबी पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। बहुत सारे बच्चों को शिकायत रही है कि उनका कुछ छूटा हुआ है किसी क्लास में, तो वो सब पूरा कर लें। अभी हमारा ये प्रोग्राम है कि ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस हम पूरा करा दें, बिल्कुल जैसे ही हम लोग ऑफलाइन मोड में क्लासेस आपकी कंप्लीट करवाते थे वैसे ही ऑनलाइन में भी कंप्लीट कराएंगे। और आप अपने क्वेश्चंस पूछा करेंगे, उसको हम लोग शेयर करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया गया होगा यूट्यूब में भी, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को भी नोट्स दे दिया जाएगा। वहां से नोट्स आप ले लें। कुछ बच्चों ने हमसे ये कहा था कि हम नोट्स आपके बनवा दें, तो देखिए क्लास नोट्स की बात अलग होती है कि वो क्लास में बनवा दिया जाए, और वैसे भी ऑफलाइन मोड में भी हम ज्यादातर नोट्स नहीं बनवाते थे क्योंकि उससे टाइम बहुत किल होता है। तो यहाँ भी हम कोई क्लास नोट्स नहीं बनवाएंगे, आपको नोट्स अपने स्तर पे बनाना होगा, और जो चीजें हम पढ़ाएंगे उनमें से अपने काम की चीजें निकाल लीजिए। मेरी सलाह यही होगी आपके लिए कि आप एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, और कॉपी और पेन लेके आप बैठिए, और कुछ फैक्चुअल चीजें या जो हम आपको इंडिकेट करेंगे उसको आप नोट करते चलते रहिए लगातार अपने हिसाब से। और बाकी चीजें जो आपके नोट्स में हैं वो तो आप देखेंगे ही। तो आपके जो और प्रश्न हैं अलग से आप लोग कमेंट में डालिएगा। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि हम शुरुआत से ही एकदम संविधान को आपको पढ़ाते हैं जैसे हमेशा शुरू से पढ़ाते थे। कोविड चल रहा है, कोविड-19, अब तो इसको लॉकडाउन भी कहना कम ठीक होगा, अनलॉक चल रहा है, गवर्नमेंट तो इसको अनलॉक की प्रक्रिया कह रही है। और आप लोग घर पे हैं ज्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे हालांकि आए हुए हैं। तो क्या हुआ अशफाक सर, ऑडियो जा रहा है ठीक से? ठीक है, बच्चे फीडबैक देते रहें, अगर कोई दिक्कत हो, ऑडियो अगर सही नहीं जा रहा हो या वीडियो, तो उस हिसाब से यहाँ चेंज कर लिया जाएगा उसको। बहरहाल तो लॉकडाउन में आप लोग घर पे हैं, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। बहुत सारे बच्चे हमको फोन करके भी इन्फॉर्म करते रहते हैं कि उनको दिक्कतें आ रही हैं। लॉकडाउन में आप घर पे हैं, चलिए इसी बहाने कम से कम घर लगातार बहुत दिन से रुके हुए हैं, लेकिन कुछ लड़कों को समस्या आ रही है, अलग अलग टाइप की समस्याएं हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर घर पे लगातार बोर हो गए हैं, माता पिता से भी अब कुछ बच्चे बोर होने लगे हैं। कुछ बच्चों को समस्या आ रही है कि उनके भाई बहन में आपस में लड़ाई हो रही है, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो नए नए अनुभव हैं लोगों के। खैर, इन सब से भी आप लोग निपट लेंगे, जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी। आपको पता ही होगा कि रूस में वैक्सीन आ गई है, और वसीम सर और हम और दीपक सर जाने वाले हैं वैक्सीन के लिए रूस भी। हम लोग वहां से अपने बच्चों के लिए वैक्सीन लेके आएंगे, हम लोग खुद का वैक्सीनेशन करवा के आएंगे, और आप लोगों के लिए भी लाएंगे 10 स्पीड के बच्चों के लिए। आते हैं हम लोग अब विषय पे, कोशिश करते हैं कि शुरुआत की जाए, संविधान को समझा जाए। देखें, यूपीएसआई के जो बच्चे हैं, स्पेशली ये बैच उसी के लिए है क्योंकि संभावना ये है कि यूपीएसआई का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में, आमतौर पे उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर में ही होगा, उससे पहले एग्जाम होने की संभावना नहीं है। दिसंबर में एग्जाम होगा, उसके बाद जल्दी ही एग्जाम आपका फाइनल भी होगा, शायद फरवरी में फिर फिजिकल वगैरह हो जाए। तो अगर दिसंबर में एग्जाम हो जाता है तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो इसलिए आपको गंभीर होने की जरूरत है। वैसे भी लॉकडाउन में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई होगी अब तक, आप लोगों की लापरवाही तो हुई ही होगी। तो इसलिए अब से लग जाइए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, और अगर बहुत मेहनत आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं लगातार। और अब हमारी क्लासेस कम से कम 2 घंटे की डेली रहा करेंगे, अगर कोई वैसा व्यवधान न रहा तो उम्मीद ये करते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि पहले से भी जो बच्चे हमसे पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो भी ये जानते हैं कि मैं आमतौर पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्लास में, नोट्स बनवाना या इधर उधर की बात नहीं करता। तो केवल पॉलिटी आपको समझाई जाएगी, आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की जाएगी। बाकी नोट्स आप अपने ले लीजिए, उसी से तैयार करिए। अगर आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो हमारे नोट्स से ही शॉर्ट कर लीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको आप लिखते चलिए। इस तरह से आप तैयारी करिए, और निश्चित तौर पे आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। यूपीएसआई में अब तक का जो ट्रेंड रहा है वो संविधान से ज्यादा प्रश्न आते हैं, और संविधान और राज्य व्यवस्था से ज्यादा प्रश्न आते हैं, जबकि आपका मूल विधि वाला जो
पोर्शन है वहां से कुछ कम प्रश्न आते हैं। तो अगर आप दोनों पोर्शन को बैलेंस करके चलिए, लेकिन ज्यादा मेहनत आप संविधान वाले पोर्शन पे करिए, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। जहां समस्या है बताइए, व्हाट्सएप पे बताइए या कमेंट बॉक्स में यहाँ बताइए, हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें हमारा विषय क्या है, संविधान एवं राज व्यवस्था। यहाँ पे दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, संविधान और राज व्यवस्था। हमें केवल संविधान नहीं पढ़ना है, हमें संविधान के साथ ही राज व्यवस्था भी पढ़ना है। संविधान और राज व्यवस्था दोनों हमारे पाठ्यक्रम का अंग है। देखिए संविधान और राज व्यवस्था में बहुत छोटा सा अंतर होता है, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, संविधान में और राज व्यवस्था में। बताएं सर। संविधान और राज व्यवस्था में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अभी अगले महीने यूपी कमीशन का एक एग्जाम है, आप लोगों को पता होगा, समीक्षा अधिकारी का। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देते हैं। उन बच्चों के लिए भी ये क्लासेस हमारी अच्छी रहेगी, आपको वो भी फायदा मिलेगा उस एग्जाम में भी। इसके बाद फिर अगले महीने में पीसीएस का एग्जाम है, वहां पे भी आप इस तैयारी को फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगी, वहां पे भी इसका उपयोग कर पाएंगे। तो आप चाहे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का दे रहे हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आप दें, या फिर यूपीएसआई का दें, या एसएससी सीजीएल का एग्जाम दें, हर एग्जाम में आपके लिए उपयोगी होंगी क्लासेस। तो संविधान और राज व्यवस्था शुरुआत करते हैं। देखिए संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो सम और विधान, दो शब्द, सम धन विधान बराबर संविधान। विधान का मतलब एक सामान्य सा शब्द है, हम सभी लोग डेली यूज में भी इसका इस्तेमाल करते ही हैं। हम सभी जानते हैं विधान किसको कहते हैं। विधान का मतलब होता है नियम या कानून। सम का क्या मतलब हुआ, सम का मतलब यह हुआ कि एक समान, या इसको एक और अर्थ में ले सकते हैं कि व्यापक। तो संविधान क्या है, एक ऐसा नियम या कानून है जो बहुत ज्यादा व्यापक हो और जो सभी के लिए समान प्रभाव क्षेत्र रखता हो। आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि भारतीय संविधान क्या भारत में सभी के लिए एक बराबर है, या हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है, ईसाइयों के अलग है, तो आपका उत्तर क्या होगा। निश्चित तौर पे किसी नागरिक के साथ ये कोई भेदभाव, अपवाद छोड़कर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव हमारा संविधान नहीं करता। यानी सभी के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी के लिए हमारा संविधान क्या है, एक समान है। उसके अलावा इसका प्रभाव क्षेत्र क्या भारत के किसी भूखंड मात्र तक ही है या पूरे देश तक है। आपका उत्तर होगा कि पूरे देश तक है। यानी कि हमारा संविधान क्या है, बहुत व्यापक प्रभाव क्षेत्र रखने वाला है। तो संविधान हम किसे कहेंगे, एक, क्या सभी नियम या सभी कानून संविधान कहे जा सकते हैं, उत्तर होगा नहीं। तो फिर संविधान या संविधान में और अन्य नियमों कानूनों में क्या फर्क हुआ। फर्क ये हुआ कि जहां अन्य नियम या कानून ये आवश्यक नहीं कि वो समान हो और व्यापक हो, वहीं ये जरूरी है कि हमारा संविधान बहुत ज्यादा विस्तृत और व्यापक है। हमारा संविधान सबके लिए एक समान अस्तित्व रखता है और सभी के लिए एक बराबरी के तौर पे लागू होता है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट में अगर इन सारी बातों को कहें तो ये कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा नियम या एक ऐसा कानून है जो बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव क्षेत्र रखता हो और जो सबके लिए समदर्शी हो, एक जैसा व्यवहार करता हो। आ गई बात समझ में। तो संविधान हम पढ़ेंगे क्या, भारत का संविधान और राज व्यवस्था। संविधान से आप क्या समझे, ऐसा नियम और कानून जो बहुत ज्यादा व्यापक और सभी के लिए समान हो। अब आते हैं राज व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं कि राज व्यवस्था क्या होती है। यहां पे भी दो शब्द हैं, राज्य के लिए जो व्यवस्था बनाई जाए या राज्य जो व्यवस्था बनाए उसी को क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। संविधान और राज व्यवस्था का मूल अंतर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और ये सब चीजें मैं चूंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल हैं इसलिए इसमें टाइम नहीं किल करूंगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को संविधान सभा ने इसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। वो सारी चीजें आपको पता है, तो उस पर हम नहीं जाते। तो संविधान हमारा बनके तैयार हुआ एक व्यवस्थित तरीके से, उसके अधिवेशन हुए, उसमें कुछ लोग शामिल थे, अंततः संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन क्या केवल संविधान से ही देश चलता है, उत्तर है नहीं। संविधान से ही नहीं बल्कि हमारा देश राज व्यवस्था भी से भी चलता है। अभी एक इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं, इससे आप चीजों को समझेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया हुआ है, मालूम होगा, बहुत सारे बच्चे इसका लाभ भी उठा रहे होंगे।
ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसे हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। क्या संविधान में कहीं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लिखा हुआ है? उत्तर है नहीं। संविधान में इस तरह से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गरीब वर्ग के बच्चों को या गरीब वर्ग के लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था में आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन संविधान में आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगा नीति निदेशक तत्वों वाले चैप्टर में, जो कि संविधान का पार्ट 4 है, इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के संवर्धन का प्रयास करेगा। आसान भाषा में कहें तो संविधान यह उम्मीद करता है कि हमारे भारतीय सरकार को चलाने वाले लोग जब भी नियम कानून बनाएंगे तो कुछ ऐसा नियम बनाएंगे जिससे जो वर्ग आर्थिक रूप से विपन्न है या कम सक्षम है उसके आर्थिक हित बढ़े। अब आप बताइए, जब 10% का आरक्षण कमजोर लोगों को दिया जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, तो इससे गरीब लोगों का आर्थिक हित बढ़ेगा कि घटेगा? निश्चित तौर से गरीब लोगों का आर्थिक हित बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ईडब्ल्यूएस है ये संविधान के अनुच्छेद 46 के प्रावधानों को साकारित करता है। अब आप फिर से ध्यान दें, हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान क्या है? जो भी संविधान में लिखा हुआ है। राज्य व्यवस्था क्या है? उस लिखे हुए को पूरा करने के लिए सरकारें जो नियम बनाए। जैसे एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 41, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 ये कहता है कि राज्य लोगों को काम देने का, काम का मतलब यहां रोजगार है, काम देने का प्रयास करेगा, लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में क्या रोजगार के लिए कोई योजना सरकार चला रही है, तो उत्तर है बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है। उनमें से सबसे बढ़िया जो वर्ल्ड लेवल पे तारीफ जिसकी की गई क्या है, 2006 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में इसमें 2009 में 2 अक्टूबर को इसमें जोड़ दिया गया महात्मा गांधी जी का नाम, और अब ये क्या हो गया, एमजी नरेगा, जिसको हम कहते हैं नरेगा। तो महात्मा गांधी नरेगा, इससे क्या हो रहा है, रोजगार दिए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष में आपको पता होगा कि ये योजना बहुत अच्छी योजना साबित हुई है, वैश्विक स्तर पे इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या संविधान में लिखा हुआ है कि नरेगा चलाएगा, राज्य नरेगा चलाएगा? ये क्या संविधान में लिखा हुआ था कि मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा? जाहिर है कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। संविधान में केवल इतना लिखा हुआ था अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कि राज्य लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेगा। अब उसी लिखे हुए को पालन में सरकार ने क्या किया, मनरेगा चला दिया। अब मनरेगा से रोजगार के अवसर जनरेट हो रहे हैं। अब मैं निष्कर्ष पे आ रहा हूं, संविधान और राज्य व्यवस्था आप कैसे समझेंगे? जो भी संविधान में लिखा हुआ है वो जाहिर है संविधान है। जैसे अनुच्छेद 46, राज्य क्या करेगा, कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ाने का प्रयास करेगा, ये क्या हो गया, संविधान। लेकिन जब इसी प्रयास के तहत ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाएगा तो ये संविधान नहीं है, ये क्या है, ये राज्य व्यवस्था है। इसी प्रकार जब अनुच्छेद 41 आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 41 पढ़ेंगे आप, तो अनुच्छेद 41 में आपको क्या मिलेगा कि राज्य लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेगा, ये संविधान के शब्द हैं। लेकिन नरेगा संविधान नहीं है, नरेगा क्या है, राज्य व्यवस्था। अब बताइए, अगर यूपीएसआई की परीक्षा में या पीसीएस में या समीक्षा अधिकारी में या आईएएस में आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों का संवर्धन करने के लिए आरक्षण का प्रावधान मूलतः भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ध्यान दें मेरे प्रश्न पे, रिपीट कर रहा हूं। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि गरीब सवर्णों को, सामान्य प्रचलित भाषा में इस आरक्षण को क्या कहा जाता है, गरीब सवर्णों को दिया गया आरक्षण, तो यह आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 46। तो ये प्रश्न हमारे संविधान से है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितना प्रतिशत है, 10%, 15%, 20% या 40%, उत्तर होगा 10%। तो ये प्रश्न कहां से था, ये प्रश्न है राज्य व्यवस्था का, और ये प्रश्न कहां का है, संविधान का। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में कहा गया या कहां पे कहा गया है, किस भाग में कहा गया है कि राज्य नागरिकों को रोजगार देने का प्रयास करेगा, तो आपका उत्तर होगा संविधान का पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो अगर पूछा गया कि लोगों को रोजगार देना यह राज्य का कर्तव्य होगा, यह संविधान के किस भाग में कहा गया है, आपका उत्तर क्या होगा, भाग 4। यह प्रश्न कहां से आया,
संविधान से। लेकिन यदि आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि रोजगार देने का सबसे बड़ा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, मनरेगा किस वर्ष नरेगा शुरू किया गया, आपका उत्तर क्या होगा? 2006। नरेगा 2006 में शुरू हुई थी। तो यह प्रश्न संविधान का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न कहां से आया है? राजव्यवस्था। तो संविधान और राजव्यवस्था ये दोनों आपके संविधान, आपके सिलेबस का हिस्सा है। दोनों से प्रश्न आएंगे। पहले देखिए, किसी चीज की तैयारी करने से पहले आप अपने पाठ्यक्रम को जानें, उसको समझें कि आपका प्रश्न कहां से आ सकता है, क्या बन सकता है। एक दो एग्जाम्पल हमारा आप और दे रहे हैं आपको। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, आपको याद होगा संविधान का भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट है। इसी मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? अस्पृश्यता का निवारण करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो उसको दंड दिया जाता है, और उसका प्रावधान कहां पे है? यहां नहीं है, भाग 3 में नहीं है। कहां पे है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में है। तो यह सवाल अगर पूछा जाए कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह सवाल कहां से आया? ये राजव्यवस्था से आया। अस्पृश्यता निवारण की बात संविधान में किस अनुच्छेद में है? अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न कहां से आया? संविधान से आया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि संविधान और राजव्यवस्था, यहां दोनों स्तर पे आपको तैयारी करनी है और दोनों ही जगहों से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं संविधान पे, बातें और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओमकार यादव कह रहे हैं कि पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर कि नहीं? पीडीएफ आपको सेंड किया जा चुका है भाई। विजय सेन पटेल कह रहे हैं कि सर कितने टाइम से क्लास लाइव है? भाई 2 से 4 मैं क्लास ले रहा हूं, आज ही से शुरू है और आगे भी ये क्लास इसी समय पे जारी रहेगी। ये क्लासेज आप सबके लिए एकदम पूरी तरह से फ्री होगी। और पॉलिटी का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर कि नहीं? भाई पीडीएफ दिया जा चुका है। क्यों सर? पीडीएफ दिया जा चुका है, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको दिया जा चुका है। अभी हम रीसेंड भी करवा देंगे। टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ दिया जा चुका है और इसको हम अभी रीसेंड भी करवा दे रहे हैं। अशफाक सर से हमने बोल दिया है। और भी आप लोगों का जो प्रश्न हो क्लास को लेके, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बताइए हमें, हम आपको रिप्लाई देंगे। यू आर माई फेवरेट टीचर कह रहे हैं हमें नैतिक बेबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे लिए जरूरी है। हम अपना बेस्ट आपके लिए हमेशा करते रहे हैं और करेंगे, और ये कोशिश करेंगे। नीतीश कह रहे हैं प्रणाम, खुश रहिए बाबू, बहुत मेहनत करिए, जल्दी से सिलेक्ट हो जाइए। शिवम यादव पूछ रहे हैं सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अरे भाई हमारी क्वालिफिकेशन से क्या मतलब है आपको? आप पेड़ मत गिनिए, आम खाइए। बहरहाल हमारी क्वालिफिकेशन अगर आप जानना चाह रहे हैं तो अब चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था पढ़ा रहा हूं, संविधान पढ़ा रहा हूं, संविधान में सूचना का अधिकार भी है, तो आपके जानने के अधिकार की अवहेलना नहीं करूंगा, आपको बता दूंगा। मैं पीजी हूं और नेट हूं और अभी मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है। आप लोगों को शायद पता भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए हमारी क्लास भी लेट हुई, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के चक्कर में हम क्लास लेट ले पाए हैं। और अभी तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती लगातार हम आपके साथ में हैं, और फिर ज्वाइनिंग होने के बाद जहां भी रहेंगे वहां से लाइव क्लास लेंगे। ये बैच आपका हम पूरा कराएंगे और पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। तो और भी कोई प्रश्न है किसी का तो बताए वो। ठीक है, हम मूल विधि कब चलेगा? मूल विधि पढ़ा रहे हैं, दीपक राय ने पूछा है मूल विधि कब चलेगा। तो मूल विधि तो पढ़ाई जा रही है, आपको विशाल शुक्ला सर पढ़ा रहे हैं, हाई कोर्ट के लॉयर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। इससे पहले जो हमारे 2 बैचेस रन किए हैं उसमें उन्हीं ने पढ़ाया है। तो इस तरह से हम लोग फिर से आते हैं विषय पे, और अब देखते हैं संविधान और राजव्यवस्था। एक बुनियादी फर्क हमने आपको बताने का प्रयास किया कि संविधान में और राजव्यवस्था में क्या फर्क होता है। अब जल्दी से हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अगर एक सतही तौर पे हम आपसे परिचय कराएं तो आपको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, और संविधान 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, उसके बाद बनना प्रारंभ हुआ, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कल ही के दिन, अभी कल बीता है 15 अगस्त, हमको स्वतंत्रता मिल गई। हर साल ये दिन आता है और चला जाता है, पता नहीं हम आप कितने स्वतंत्र हैं कितने नहीं हैं। कोविड-19 ने तो बहुत सी स्वतंत्रताओं को छीन लिया है, आर्थिक स्वतंत्रता भी छीन लिया है, आवागमन की भी स्वतंत्रता छीन लिया है। बहरहाल जो जहां भी है, जितना भी स्वतंत्र है उसको उतनी स्वतंत्रता मुबारक हो। और कोशिश ये करिए कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, कम से कम आर्थिक रूप से तो स्वतंत्र हो ही जाएं।
ये तो बहुत जरूरी है ना कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं हम। तो इसके लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन लेने के लिए आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करिए। देखें, कोविड-19 की बात हम लोग कर रहे थे कि उसकी वजह से बहुत सारा प्रभाव पड़ा है, निश्चित रूप से पड़ा है, लेकिन आप अपने ऊपर इस प्रभाव को ना आने दीजिए, आप इसको अपने ऊपर प्रभावी मत होने दीजिए। आप कोशिश करके चाहें तो घर पे भी मेहनत करके पढ़ाई जारी रख सकते हैं, वही आपके लिए श्रेयस्कर है। बहुत जरूरी हो, कोई एग्जाम नजदीक हो तो आप इलाहाबाद आ जाएं। सरकार की पॉलिसी आप देख ही रहे हैं, सरकार ने आपको अपने हवाले कर दिया है, आप अपने हवाले रहिए, आप अपने जिम्मेदार खुद बनिए। अभी आपको पता होगा बीएड का एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, आज की डेट में एक एग्जाम हो रहा होगा, अभी हो चुका होगा, बीईओ का एग्जाम। सब अर्थव्यवस्था है, सब अर्थतंत्र है, जहां सरकार का अपना फायदा है वहां सरकार बैकफुट पे नहीं जाने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि 2 लाख सीटें हैं बीएड की, उत्तर प्रदेश में 2 लाख सीटें हैं, जिसमें 1.9 लाख यानी 1,90,000 सीटें फ्री हैं। 1,90,000 सीटें प्राइवेट सेक्टर की हैं, सॉरी फ्री नहीं है, फ्री सीटें कितनी हैं? मात्र 10,000 हैं। 10,000 सीटें फ्री हैं, बाकी 1,90,000। एक सीट पे सरकार को एक साल में औसतन कितना पैसा मिल जाता है? 50,000 रुपया मिल जाता है। अब 1,90,000 को 50,000 से आप अगर गुणा करेंगे तो ये 100 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। कितना हो गया? देख रहे हैं डेटा आप? 1,000 करोड़ रुपए का सरकार का एक साल का बीएड का बिजनेस है। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस किसके हैं? बड़े ठेकेदारों के, अधिकारियों के, नेताओं के हैं। तो ये अपना लॉस नहीं होने देंगे, इनकी लॉबी बहुत बड़ी है। इन्होंने क्या किया, चाहे आपको कोरोना हो, चाहे आप मरे, चाहे जिए, इन्होंने एग्जाम करवा लिया। तो अर्थव्यवस्था हर जगह हावी रहती है, यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था हावी है। सरकार तो आपके एग्जाम का जहां तक सवाल है तो आप सरकार सो रही है। यूपी SSSC के 24 एग्जाम ड्यू हैं, 24 एग्जाम पेंडिंग है। असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें अभी मेरा सिलेक्शन हुआ, उस एग्जाम का रिजल्ट निकलवाने के लिए हम लोगों ने 25 बार धरना प्रदर्शन किया है। पिछले साल 12 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 24 बार के धरना प्रदर्शन के बाद एग्जाम की डेट आई थी। कुल 48-49 बार धरना प्रदर्शन हुआ, तब जाके परीक्षा हुई और उसके बाद रिजल्ट आया। तो ये तो स्थिति है सरकार की कि एक वैकेंसी कितनी मुश्किल से फाइनल होती है और उसके बाद भी कितने उसके स्टेप हैं, कोर्ट तक जाना पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि आप किसी भी वैकेंसी को हल्के में ना लीजिए। कोई भी अवसर आपको मिले तो उसको आप पूरी ईमानदारी से दीजिए, उसके लिए अभी से लगिए। आप में से बहुत सारे बच्चे इसलिए ढीले पड़े हैं कि पता चला उनको ये लग रहा है कि अभी तो कोई डेट नहीं है एग्जाम की। अरे भाई, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो क्या आपकी तैयारी एक दिन में हो जाएगी? एक दिन में तैयारी होगी नहीं। तो इसलिए आप अभी से मेहनत करिए। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो ये 2 दिन का काम नहीं है कि आपकी तैयारी हो जाए। आते हैं संविधान पे फिर से एक बार। एक हल्का सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, कंफ्यूजन रहता है कि संविधान में कितने भाग हैं। अक्सर आपको मिलेगा कुछ जगहों पे 22, कुछ जगहों पे मिलेगा 25। कुछ किताबों में 25 मिलता है, कुछ किताबों में 22 मिलता है, दोनों सही है। मूलतः संविधान में कितने भाग हैं? 22। लेकिन संविधान में कुछ उपभाग भी शामिल कर दिए गए, बाद में जोड़ दिए गए। इन उपभागों को भी शामिल करते हुए संविधान में कुल कितने भाग हो जाएंगे? 25। इसी प्रकार से आपसे अगर यह पूछा जाए कि संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं या कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 395। लेकिन बाद में संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद शामिल किए गए। इनको शामिल करते हुए इस समय अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 450 से कुछ अधिक हो रही है। तो इस प्रकार 450 अनुच्छेद हैं संविधान में। जो उप अनुच्छेद हैं उनको शामिल करते हुए, लेकिन मूलतः हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। संविधान में भाग कितने हो गए? 22। संविधान में अनुच्छेद कितने हो गए? 325। संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में मूलतः 8 अनुसूची शामिल थी। कितनी थी? 8 थी। बाद में संविधान में कुछ और अनुसूचियां जुड़ी, नवी अनुसूची जुड़ गई पहले संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1951 में। इस प्रकार मूल संविधान 1950 में कितनी अनुसूची थी? 8। 1951 में कितनी हो गई? 9। बाद में राजीव गांधी ने सन 1985 में दल बदल का कानून जोड़ा और दल बदल के कानून को रखा गया संविधान की 10वीं अनुसूची में। तो 1985 में एक और अनुसूची हो गई 10। फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, वर्ष था 1993 का। संविधान का संशोधन था 73वां और 74वां। तो 73वें और 74वें संशोधन से क्रमशः 11वीं और
12वीं अनुसूचियां भारतीय संविधान में जोड़ दी गई। इस तरह से मैं जो बोल रहा हूं बच्चे, अगर आप लोग पेन लेके और कॉपी लेके बैठे हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर अभी तक ऐसा नहीं किए हैं तो ऐसा कर लीजिए और एक कॉपी लेके बैठिए तो उसमें आप नोट करते रहिए। बहुत सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं लगातार, बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं, नाम से हम पहचान रहे हैं, जो हमसे पढ़े हुए हैं। जो नहीं भी पढ़े हुए होंगे वो पढ़ लें, और जो पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, लगातार सही उत्तर आ रहा है, मैं कमेंट्स देख रहा हूं बच्चों के। तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले एक तरह से मैंने इतिहास बताने का प्रयास किया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं जुड़ी पहले संशोधन से 51 में, 10वीं जुड़ी 1985 में। कब जुड़ी? 10वीं, हाँ ठीक है, 1985 में राजीव गांधी के द्वारा जोड़ी गई 55वां संविधान संशोधन था। और 1993 में 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। दोनों लगातार एक ही वर्ष जोड़ी गई। संशोधन कौन सा था? 73वां और 74वां। क्या है दोनों में विषय? पंचायती राज। 11वीं में कौन सा पंचायती राज? शहरी। और 12वीं में कौन सा है? ग्रामीण पंचायती राज। तो ग्रामीण और शहरी पंचायती राज ये जोड़ दिया गया। इस प्रकार हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान में कई बार पूछा जाता है कितने शब्द हैं, संविधान में कितने शब्द हैं, तो वो भी आपके नोट्स में, हालांकि वो एक विवादित प्रश्न है क्योंकि मूल संविधान हमारा हिंदी में लिखा ही नहीं गया। हिंदी में तो बहुत बाद में 1958 के आसपास उसका ट्रांसलेशन हुआ। मूल संविधान तो हमारा अंग्रेजी में ही था। एक बार यूपी पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न आया था और बाद में कमीशन को उसको निकालना भी पड़ा था। तो आपके संविधान के जो नोट्स हैं, जो टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है आपको, उसमें दिया गया है। एक प्रश्न आता है कि संविधान को लिखा किसने? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान को लिखा किसने? हमारे भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसको किस व्यक्ति ने लिखा था? संविधान की मूल प्रति लिखने वाले व्यक्ति को हाथ से उन्होंने लिखा था, देहरादून में बैठ के लिखा था उन्होंने मूल प्रति। अभी तक किसी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया है। चलें हम आपको बता रहे हैं। प्रेम नारायण रायजादा। प्रेम नारायण रायजादा ये नाम था। इन्होंने हमारे भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा। मूल प्रति जो थी वो इन्हीं ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कुछ बच्चे बता रहे हैं, ठीक है, उनका पूरा नाम यही था। और नारायण किसका नाम है? नारायण किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण का एक पर्यायवाची में से ये भी है। बिहारी भी किसको कहते हैं? ये भी कहते हैं भगवान कृष्ण का नाम ही है। तो दोनों, भगवान कृष्ण भी वैसे प्रेम के भगवान भी हैं एक तरह से कहिए तो बड़ा आसान है याद भी करना आपको कि प्रेम नारायण रायजादा या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के व्यक्ति ने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा था। चलें ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि राज व्यवस्था क्या है। ये आपको पहले ही हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि राज व्यवस्था क्या है। जो सरकार नियम कानून बनाती है संविधान के दायरे में रहकर, देश को चलाने के लिए नियम और कानून जो बनाए जाते हैं वही राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था भी हमने आपको भी बताया कि राज और व्यवस्था, राज्य के लिए जो व्यवस्था उसी से बना हुआ है। अब राज्य क्या होता है ये भी लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं। अक्सर ये बेसिक क्लास में, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाता रहा हूं। राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व हैं? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राज्य किन चीजों से मिलकर बनता है। आप सभी बच्चों को याद होगा कि राज्य के लिए कुल 4 आवश्यक तत्व होते हैं। 4 चीजों से, कितनी चीजों से? 4 चीजों से राज्य बनता है। कौन कौन सी हैं वो 4 चीजें? सबसे पहले निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा क्या है? जनसंख्या। तीसरा क्या है? संप्रभुता। और चौथा क्या है? बताएं आप लोग। चौथा है सरकार। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। इस प्रकार 4 चीजों से मिलकर राज्य बनता है। राज्य कितनी चीजों से मिलकर बनता है? अब यहां आपको हम इंडिकेट कर दें कि प्रश्न जब आपके परीक्षा में बनता है तो उसमें से किसी एक ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न को फिर से सुने ध्यानपूर्वक, बहुत बार पूछा जाता है वनडे परीक्षाओं में। ये बहुत अच्छे से सुन लीजिए इसको, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। क्या दे देगा ऑप्शन में? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, यहाँ पे दे देगा आपको सेना, और यहाँ पे सरकार रहेगा। आपको क्या हटाना रहेगा? सेना। सेना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या फिर आवश्यक है?
निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। अब इसमें से इन बातों को थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मेरी तरफ ध्यान से देखें सभी बच्चे, घर पे हों, अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा हो तो कहीं एकांत में चले जाएं, गांव में हो तो नेटवर्क ना हो अगर तो छत पे चले जाएं। गांव तो ये भी दिक्कत आती है ना कि नेटवर्क बहुत खराब रहता है तो रुक के चलता है आपका फोन, बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत अच्छे से इसको समझें और नोट करते हुए चलें। मैं आपको इसीलिए बता दे रहा हूं कि फैक्चुअल क्या है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्या है। फैक्ट कहां से आएगा, 4 ऑप्शन यहां पे दे दिया जाएगा, कोई एक ऑप्शन हटा दिया जाएगा, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल पे। कॉन्सेप्ट यहां पे क्या लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहला है इसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अगर हम आपसे पूछें कि ये जगह किस देश में है, देखें बोर्ड पे मैंने एक छोटा सा वृत्त बनाया हुआ है, मैं अगर पूछूं कि ये पॉइंट कहां पे किस देश में है, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब अगर हम आपसे पूछें कि ये कहां पे है तो आप बता देंगे सर ये श्रीलंका में है। हर आदमी को याद है ये भारत का मैप है हमारा, है कि नहीं है, और ये क्या है, श्रीलंका है। तो अगर ये क्षेत्र आपसे पूछा जाए कहां पे है तो आप कह देंगे सर श्रीलंका में है। अगर हम आपसे फिर से कहें कि ये बिंदु किस देश में है, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब अगर हम आपसे पूछें कि भाई ये कहां पे है तो निश्चित तौर पे आप बता देंगे कि ये भारत में है, दक्षिण भारत का एक बिंदु है, बताएंगे ना। तो ये आपको कैसे पता चला और ये कैसे पता चला, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में एक निश्चित आकृति है श्रीलंका की। आप जानते हैं भारत के नीचे हमेशा लटकता रहता है ये भौगोलिक रूप से। अभी तो चाइना के पीछे लटका हुआ है, अभी तो ये चीन के साथ चला गया है। लेकिन अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखें श्रीलंका की तो कहां पे है, भारत के नीचे। इसी तरह से भारत का भी एक जो मानचित्र है वो आपके मानस पटल पर है, आपके दिमाग में उसका एक फिगर है। तो वो वही चीज हम आपको बता रहे हैं। ये क्या हो गया, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। भारत का जो क्षेत्र है वो निश्चित है, उसका एक आकार, भौगोलिक आकार सुनिश्चित है। इसी तरह से श्रीलंका और लगभग हर देश का एक मानचित्र होता है जो निश्चित होता है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि राज्य के लिए पहली आवश्यक शर्त क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अब यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना पर्याप्त है, क्या राज्य के लिए केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना पर्याप्त है, उत्तर होगा नहीं। चंद्रमा का भी भौगोलिक क्षेत्र है कि नहीं है, है। सूर्य का भी भौगोलिक क्षेत्र है, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रहों का भी कोई ना कोई भौगोलिक क्षेत्र है ही। तो क्या चंद्रमा एक राज्य है, चंद्रमा राज्य नहीं है। क्यों नहीं राज्य है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र भले ही है लेकिन उसके पास जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई सरकार या संप्रभुता का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इसलिए केवल भौगोलिक क्षेत्र का होना पर्याप्त नहीं है। राज्य के लिए भौगोलिक क्षेत्र के साथ ही क्या होना चाहिए, जनसंख्या भी होनी चाहिए। जनसंख्या के साथ ही एक सरकार भी होनी चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु। तो ये संप्रभु क्या होता है भाई, अंग्रेजी में सोवरेंटी कहते हैं। सोवरेंटी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सुपर प्लस एनस। सुपर मतलब सर्वोच्च, सुपर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च। एनस का मतलब होता है शक्ति। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे संप्रभुता क्या हो गई, शाब्दिक दृष्टि से देखें तो संप्रभुता क्या हो गई, सर्वोच्च शक्ति हो गई। अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा कि संप्रभुता क्या है, सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च शक्ति कहां पे निहित होनी चाहिए, सरकार में निहित होनी चाहिए, देश को चलाने वाले लोगों में निहित होनी चाहिए। अगर कोई देश अपनी नीतियां, ध्यानपूर्वक सुने इस बात को, अगर कोई देश अपनी नीतियां नहीं बना पा रहा है और उसके अनुसार नहीं चल पा रहा है तो वह देश क्या होगा, वह देश क्या होगा, कुछ भी होगा लेकिन संप्रभु नहीं होगा। यानी संप्रभु होने के लिए क्या आवश्यक है, संप्रभु होने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च शक्ति आपके पास हो, अपनी नीतियों के निर्माण में, उनके क्रियान्वयन में कोई भी देश स्वतंत्र हो। अगर हम अपनी नीतियां डोनाल्ड ट्रंप से पूछ के बना रहे हैं, अगर हम अपनी नीतियां चाइना के प्रेशर में बना रहे हैं, किसी अन्य देश के दबाव में बना रहे हैं, तो हम संप्रभु नहीं कहलाएंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखिए, बाकी इस शब्द को और ज्यादा अभी थोड़ी देर में डिटेल करूंगा मैं। अभी थोड़ी देर में उद्देशिका पे आऊंगा तो उद्देशिका पढ़ाते समय आपको इसके बारे में बताऊंगा। उद्देशिका में ये शब्द शुरू में ही आ गया है, याद करिए उद्देशिका क्या है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संप्रभुता शब्द वहीं पे आ गया है तो वहां भी बात करेंगे। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, राज्य। राज्य किसे कहते हैं, जिसके पास 4 तत्व हों। कौन कौन से, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार।
निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का आशय क्या है? वह भौगोलिक क्षेत्र जिससे कोई देश जाना पहचाना जाता है, जो उसका रणनीतिक मानचित्र है, जिस क्षेत्र पे उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता है, जो क्षेत्र वह क्षेत्र जिसको वह स्वयं अपना मानता हो और वैश्विक समुदाय भी उसको उसका मानता हो। इसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। अभी गलवान वाला मैटर आपने देखा ही है ना, चाइना आगे बढ़ता चला आया, फिर बाद में किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ। अब देखें उसके बाद क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है ही है, अपने यहाँ तो बहुत ज्यादा है, जान ही रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, संप्रभुता। क्या होता है ये? सर्वोच्च शक्ति। किन शब्दों से मिलकर बना है? लैटिन शब्द है, सुपर और एनस, इससे बना है सोवरेंटी। सोवरेंटी मतलब क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? राज्य की वह शक्ति जिसके अंतर्गत वह अपना नियम कानून बिना किसी बाह्य या आंतरिक दबाव के कानून बना सके और उसको लागू कर दे। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से संप्रभुता राज्य की शक्ति है। किसकी शक्ति है? राज्य की शक्ति है। और राज्य का चौथा अंग क्या है? तीसरा क्या था? अभी मैंने आपको पढ़ाया संप्रभुता। चौथा क्या है? सरकार। अब ये सरकार कैसी सरकार होगी? ये सरकार चुनी हुई सरकार हो सकती है, या फिर ये तानाशाही वाली सरकार भी हो सकती है। आमतौर पे दुनिया में आजकल लोकतंत्र का जमाना है, तो हम निर्वाचित सरकार की ही बात करें। और निर्वाचित सरकार भी दो तरीके की हो सकती है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या अप्रत्यक्ष। अब इसी सरकार को हम यहाँ बोर्ड में बीच पे लाएंगे। पहले हमने क्या देखा अभी तक? आज की क्लास में अब तक आपने देखा कि संविधान क्या है, राजव्यवस्था क्या होता है। फिर आपने आगे ये देखा कि हमारा जो राजव्यवस्था है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य और उसके लिए बनाई जाने वाली व्यवस्था। और राज्य किन चीजों से मिलकर बनता है? चार तत्वों से मिलकर बनता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। अब इसी सरकार को हम बोर्ड में बीच में लाएंगे और इसको थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। यानी सरकार क्या है? राज्य के चार आवश्यक निर्माणक तत्वों में से एक अनिवार्य तत्व। सरकारें कई प्रकार की होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरकार भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है निर्वाचित। लेकिन दुनिया में अधिकांश देशों में कैसा लोकतंत्र चल रहा है, कैसी सरकारें चल रही हैं? अप्रत्यक्ष। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष सरकारें भी दो टाइप की हो सकती हैं। अप्रत्यक्ष सरकारें या लोकतंत्र या राजव्यवस्था का जो प्रकार है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जैसे अमेरिका में आप देख रहे होंगे। दूसरी हो सकती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन का सबसे बढ़िया और आदर्श एग्जाम्पल अमेरिका को लिया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे पुराना एग्जाम्पल ब्रिटेन है। आप सभी बच्चे जानते होंगे। हमारा देश चूंकि ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, इसलिए भारत भी क्या है? संसदीय व्यवस्था वाला देश है। यानी अगर संसदीय व्यवस्था वाला शासन देखें तो दो आदर्श एग्जाम्पल इसके यूके और इंडिया है। हमारा देश भारत है और ब्रिटेन है। अध्यक्षीय शासन का सबसे आदर्श उदाहरण कौन सा है? अमेरिका। अभी अमेरिका में चुनाव भी चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां पे हैं, कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, वो उपराष्ट्रपति के लिए भी प्रत्याशी हैं। खैर, अब जहां जो भी वहां होगा देखा जाएगा। वैसे अनुमान तो यह है कि इस बार ट्रंप शायद न जीत पाए। जो भी हो, क्या मतलब हम लोगों को, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राजव्यवस्था का प्रकार। राजव्यवस्था में हमने राज्य शब्द को डिस्क्राइब किया, उसको डिटेल्ड किया कि उसमें चार चीजें होनी चाहिए। अब इन चार चीजों में से एक क्या है? राज्य के चार आवश्यक तत्वों में से क्या है? सरकारें। सरकार कितने टाइप की हो सकती है? यूं तो कई टाइप का विभाजन है, लेकिन हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरकार या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरकार। यहाँ पे हम लोग, हमारा देश कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग अपना कानून खुद नहीं बनाते, कोई भी नियम हम नहीं बनाते, बल्कि हमारे लिए कौन नियम बनाता है? हमारे द्वारा चुने गए हमारे नेतागण, हमारे सांसद। संसद भवन में जो हमारे लिए कानून बनाता है, कौन बनाता है? हमारे द्वारा निर्वाचित सांसद। तो बजाय खुद बनाने के हम अपना कानून किसी अपने नेता से उसको वोट देके बनवाते हैं। हमने वोटिंग किया और हमारे वोट की सहायता से नेता हमारा संसद भवन में जाके बैठता है और हमारे लिए कानून बनाता है। तो इसीलिए हमारा लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें हम प्रत्यक्षता डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हम खुद जाके संसद भवन में बैठ के कानून नहीं बनाते। बताइए, आप में से कोई बच्चा जाके संसद भवन में कानून बनाता है क्या?
किस सन में संविधान लिखा गया? दीपक सर हमको बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रेम नारायण रायजादा ने किस सन में कानून लिखा? कानून हमारा जो उन्होंने लिखा है तो ये एक दिन का काम नहीं था, बन के तैयार हुआ था। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसी समय उन्होंने लिखा, 1950 के आसपास उन्होंने लिखा। और अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लास में मैं डिटेल करता हूँ ज्यादा, तो वहां पे बहुत डिटेल में आपको बताता हूँ कि उसमें हर चैप्टर के पहले एक चित्र भी बनाया गया है। और नंदलाल बोस नाम के व्यक्ति ने हर चैप्टर से पहले एक चित्र बनाया, बाद में उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला। प्रेम नारायण रायजादा की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो जब संविधान बन के जो ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाता था उसको लिखते थे। जब संविधान फाइनली अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हो गया, आज ही की क्लास में आपको बताऊंगा उद्देशिका के ये 3 अंतिम शब्द हैं कि संविधान कब तैयार हुआ, हमारा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद से उन्होंने उसको फाइनल किया, तो 1950-51 के दौर में हमारा संविधान लिख के उन्होंने तैयार किया। मूल प्रति इसकी संसद भवन के लाइब्रेरी हॉल में रखी हुई है। एक बार पूछा भी गया है एसएससी में, सीजीएल में प्रश्न आया है कि कहाँ पे रखी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मूल प्रति कहाँ रखी है? संसद भवन के किस हॉल में? लाइब्रेरी हॉल में। एक चीज और आपके लिए ऐड कर दे रहा हूं कि एक पारदर्शी बॉक्स है, शीशे का बना हुआ ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, उसी में रखी हुई है ताकि बाहर से वो हमारी संविधान की मूल प्रति दिखाई दे। और हीलियम एक गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, बच्चे जानते होंगे। हीलियम गैस से भरा हुआ है वो बॉक्स, अक्रिय गैस है, उससे भरा हुआ, ताकि उसमें जो पांडुलिपि रखी हुई है, जो हमारे पेपर उसमें मूल संविधान का, वो खराब ना हो, उसमें दीमक वगैरह ना लगे या उसमें सीलन ना लगे, उसकी इंक ना खराब हो। इसलिए तो आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या हुई? हीलियम गैस से भरे हुए एक पारदर्शी शीशे के ग्लास में हमारे संविधान की मूल प्रति हमारी संसद के लाइब्रेरी हॉल में रखी हुई है। ठीक है ना? हम लोग देख रहे थे अप्रत्यक्ष सरकारें, 2 टाइप हमने आपको बताया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। ये दोनों ही टाइप किसके हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के। अप्रत्यक्ष इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सीधे हम अपनी सरकार खुद नहीं चलाते, बल्कि हम कुछ नेताओं के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से। भाई मोदी जी ऐसे संसद भवन में जाके बैठ गए कि हम आज से आपके प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा हुआ था क्या? ऐसा तो हुआ नहीं था। संसद भवन वो कैसे पहुंचे? बनारस की जनता ने उनको वोट किया। अगर जनता ने उनको वोटिंग में हरा दिया होता तो शायद वो प्रधानमंत्री ना बन पाते। तो इसलिए प्रधानमंत्री कोई अपनी इच्छा से नहीं बनता, बल्कि किसकी इच्छा से बनता है? जनता की इच्छा से बनता है। इसीलिए हमारे संविधान का प्रारंभ भी सबसे पहले कहां से हो रहा है? हम भारत के लोग, यानी यहाँ सबसे बड़ी सुपरमेसी किसकी है? हमारी है, हम जनता की है, क्योंकि संविधान हमारे द्वारा बनाया गया है। आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और सरकार भी हम ही लोग बनाते या बिगाड़ते हैं। हमें कोई सरकार अच्छी लगी तो हम उसको बार बार वोट देके जिताते रहेंगे। कोई सरकार हमें अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो हम उसको हरा देंगे। आगे इस पे हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। दूसरा टाइप क्या है अप्रत्यक्ष के अलावा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसमें हम लोग अपनी सरकार ना चुने, बल्कि हम में से ही कुछ लोग डायरेक्ट बिना चुनाव के ही सरकार को चलाते रहें। बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या डायरेक्ट लोकतंत्र की व्यवस्था है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? आपको याद होगा कि स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में क्या स्थिति है? वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दुनिया के अधिकांश देशों में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा टाइप है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि किस देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, किस में संसदीय, इसको हम कैसे तय करेंगे? इसको हम कैसे तय करेंगे? ये तो हमने बता दिया कि चलो भाई भारत और ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, ये बात आपको हमने बता दी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि किस देश में क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे? यानी लक्षण क्या है? लड़के कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास बेहद महत्वपूर्ण है सर। वसीम महाशय शायद शरीक है कन्नौज। और ठीक है, धन्यवाद। मेरी क्लास महत्वपूर्ण है, ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं। आप मेहनत करिए तब आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगी। अच्छा, दीपक रॉय कह रहे हैं सर धीरे धीरे पढ़ाइए, आधा ऊपर से उड़ जा रहा है। अच्छा भाई, स्पीड थोड़ा सा कम कर दें? ठीक है, थोड़ा सा स्पीड कम कर दे रहे हैं। जेडी स्पीड एकेडमी, दीपक सर नमस्ते। अरे भाई अभी हम पढ़ा रहे हैं तो दीपक सर को नमस्ते क्यों कर रहे हैं? दीपक सर को बाद में नमस्ते करिएगा। धीरे धीरे पढ़ाइए, तेज हो रहा है। ठीक है भाई, धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दे रहे हैं। क्यों अशफाक सर, बच्चों की कंप्लेंट है क्या कि थोड़ा स्पीड कम कर दें? अच्छा, राहुल द्रविड़ बन जाए वीरेंद्र सहवाग से। चलिए भाई। अच्छा, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग से याद आया कि कल महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास ले लिया है। हाँ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है महेंद्र सिंह धोनी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से स्वतंत्र हो गए।
सुरेश रैना भी हो गया। अब सुरेश रैना की स्थिति वही हुई है कि जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के चक्कर में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती छुप जाती है, वही स्थिति हो गई है सुरेश रैना की भी, कि लोग धोनी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सुरेश रैना पे कम ध्यान दे पा रहे हैं। बहरहाल जो भी क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए 2-4 चीजें बहुत ज्यादा मिस करने वाली रहेंगी, खासतौर से धोनी का स्ट्राइक लेने से पहले दोनों ही ग्लव्स को टाइट करना, और उसके बाद ये बाएं हाथ के अंगूठे से इस तरह आंख के नीचे रगड़ना, और उसके बाद दोनों कंधे उचका के फील्डिंग का मुआयना करना, और उसके बाद जगह पर से ही हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा देना। ये चीज़ें लोगों को बहुत मिस करेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आईपीएल या दूसरे क्रिकेट प्रारूप में हम लोग उनको कम से कम देख पाएंगे, भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ना देख पाएं तो ठीक है, हम अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं अगर तेज हो रही है। तो चर्चा हो रही थी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 टाइप हैं, अध्यक्षीय और संसदीय। अच्छा, नोट्स बनाते रहे। दीपक सर बता रहे हैं कि बच्चे चूंकि कुछ कुछ नोट्स बना रहे हैं, नोट करते हुए चल रहे हैं, इसलिए स्लो हो रही स्पीड, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए हम स्लो कर दें अपनी स्पीड। ठीक है, अच्छी बात है। आप जल्दी जल्दी में जो भी हो पाए नोट्स बनाते रहिए। बाकी आपको नोट्स तो दिया ही गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। जो बच्चे वहां से नहीं जुड़े हैं वहां से जुड़ के नोट्स प्राप्त कर लें, उसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन प्रणाली पे। अध्यक्षीय शासन में मैंने आपको बताया कि जैसे उदाहरण इसका क्या है, अमेरिका। देखें, पहला महत्वपूर्ण अंतर है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सत्ता का एक ही केंद्र होता है। अभी इसको समझा रहा हूं, सत्ता का एक ही केंद्र। अब जो मैं अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली का अंतर आपको समझाने जा रहा हूं, ये आगे की सभी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप बच्चे सुने और बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट करते चले, या जैसे भी हो सके इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। पहला पॉइंट हमने अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या लिख दिया है कि यहां पे सत्ता का एक ही केंद्र होता है। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं सत्ता के 2 केंद्र होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, एक केंद्र नहीं है, कितने केंद्र हैं, 2। कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं अभी बताऊंगा। दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है कि यहां पे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है और यहां पे भी, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि शक्तियां ही अलग अलग हैं। तो शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो क्या है और कैसे वो लागू होता है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। सत्ता का यहां पे कितना केंद्र मैंने बताया है, एक ही केंद्र। यहां पे सत्ता के कितने केंद्र हमने बताए हैं, 2 केंद्र। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अमेरिका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है तो आपका उत्तर क्या होगा। अब ऑफलाइन क्लास इसलिए मैं मिस कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे अब तक बोल दिए होते डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का प्रधानमंत्री मैं पूछता हूं और कुछ लड़के डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रधानमंत्री नहीं हैं, राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। अमेरिका में कौन सा पद होता है, अमेरिका में होता है राष्ट्रपति का पद। तो अमेरिका में जब प्रधानमंत्री है ही नहीं, सब कुछ जब राष्ट्रपति ही है तो सब कुछ कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति ही हो जाएगा। तो सत्ता के कितना केंद्र होगा, मात्र 1 केंद्र होगा। आइए भारत में, आपको मैं संविधान का एक अनुच्छेद याद दिलाना चाहूंगा, अनुच्छेद 52। क्या लिखा है, आगे पढ़ाया जाएगा आपको, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद करिए आर्टिकल 53 सब क्लास 1, अनुच्छेद 53(1) में लिखा हुआ है, बहुत ध्यान दें सभी बच्चे। अनुच्छेद 53(1) में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कार्यपालिका प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड, हमारा राष्ट्रपति होगा। मैं शब्दों को दोहरा दे रहा हूं, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संविधान में एज इट इज लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होगा। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा। आमतौर पे जो बच्चा क्लास नहीं किया है, बिल्कुल पढ़ता नहीं, कंपटीशन की तैयारी नहीं करता, उससे भी अगर मैं पूछूं कि भाई ये बता दीजिए कि संविधान में सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो आप सभी बताएंगे राष्ट्रपति है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुई थी, नोटबंदी हुई थी, जीएसटी लागू हुआ था, ये सब राष्ट्रपति जी ने किया या प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, तो आपका उत्तर क्या होगा। आप सब कहेंगे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो अब मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि साहब जब भारत का प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहा है तो संविधान ये क्यों लिख रहा है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होगा और सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी।
दरअसल भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में मैंने यहां पहले ही लिख दिया है कि संसदीय व्यवस्था में सत्ता के कितने केंद्र हैं? 2 केंद्र होते हैं। बस यहीं से आपको बात को समझना है। 2 केंद्र कौन कौन से हैं? एक है हमारा प्रधानमंत्री और दूसरा कौन है? हमारा राष्ट्रपति। लेकिन अब आप ये बताइए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों में क्या फर्क है? ये तो बड़ी व्यवहारिक बात है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं होती। शब्दों पे मेरे ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि मेरे राष्ट्रपति के पास, भारत संघ के राष्ट्रपति के पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं होती। तो फिर कैसी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की? उत्तर है कि राष्ट्रपति की शक्तियां कैसी हैं? औपचारिक हैं या फॉर्मल हैं, या यूं कहें कि संवैधानिक हैं। यानी हमारा राष्ट्रपति हमारे देश का कैसा प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख है। यहां पे एक शब्द हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? हमारा राष्ट्रपति है। सब कुछ वास्तव में कौन कर रहा होता है? हमारा प्रधानमंत्री। तो वास्तविक प्रमुख देश का कौन हुआ? वास्तविक प्रमुख कौन हुआ? हमारा प्रधानमंत्री हुआ। अब 2 बातें हो गई। वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। इस तरह से देश के कितने प्रमुख हो गए? 2। कौन कौन? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो सत्ता का एक केंद्र आपको दिखेगा भारत में या 2? निश्चित तौर पे आपको 2 केंद्र दिखाई दे रहे होंगे। इसीलिए मैंने यहां पे पहले आपसे कह दिया था कि अगर मैं बता दूं कि भारत में संसदीय व्यवस्था, तो आप समझ गए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे मजबूत होगी आपकी? किसी देश के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते कि वहां संसदीय राज व्यवस्था है या अध्यक्षीय राज व्यवस्था है, उस देश को आप कैसे पहचानेंगे कि वो संसदीय है या अध्यक्षीय है? संसदीय है या अध्यक्षीय है, इसका निर्णय आप कैसे करेंगे? इसका निर्णय आप इस तरह से करेंगे, ये देखेंगे कि वहां पे जो सरकार है उसके 2 प्रमुख हैं या 1 प्रमुख। की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि उसके 2 प्रमुख हैं या 1 प्रमुख है। अगर आपको यह पता चलता है कि उस देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वही सत्ता का भी प्रमुख है, जो देश के संविधान का हेड है वही सरकार का भी हेड है, तब आप क्या कह देंगे? वो देश कैसा है? अध्यक्षीय। अमेरिका के संविधान का प्रमुख कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सरकार का प्रमुख कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। भारत में संविधान का प्रमुख कौन है? महामहिम रामनाथ कोविंद जी। लेकिन सरकार का प्रमुख हमारे यहां कौन है? रामनाथ कोविंद जी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इस तरह से हमारे यहां कैसे कितने केंद्र दिखाई दिए? 2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, नेपाल में क्या है, अध्यक्षीय व्यवस्था है कि संसदीय व्यवस्था है, तो आप कैसे बताएंगे मुझको? बड़ा आसान सा अंतर मैंने आपको करना सिखाया। पहले आप पता करेंगे कि सत्ता का 1 केंद्र है कि 2 केंद्र है। आप पूछेंगे मुझसे कि सर ये बता दीजिए कि नेपाल में 2 केंद्र हैं कि 1 केंद्र है। मैं आपको बताऊंगा नहीं भाई, वहां पे 2 केंद्र हैं। वहां पे एक होता है प्रधानमंत्री और एक होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख नहीं होता, संवैधानिक प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। तुरंत आप क्या देख लेंगे कि 2 केंद्र हैं, तो आप क्या कहेंगे? नेपाल कैसी व्यवस्था वाला देश है? संसदीय। पाकिस्तान के बारे में मैंने आपसे पूछा, आप मुझसे कहेंगे कि वहां पे 2 केंद्र कौन कौन से हैं या 1 केंद्र, आप बताइए। मैंने आपको बताया कि वहां एक प्रधानमंत्री भी होता है, एक राष्ट्रपति भी होता है। तुरंत आप कहेंगे सर पाकिस्तान कैसा देश है? संसदीय व्यवस्था वाला देश। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अमेरिका कैसा देश है, आप मुझसे तुरंत क्या पूछिएगा? कोई आपसे पूछे कि भाई अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था की संसदीय, आप तुरंत उससे एक सवाल पूछिए कि मुझको बस इतना बता दीजिए कि अमेरिका में 1 प्रमुख होता है कि 2? जैसे आपसे कहा गया कि नहीं अमेरिका में तो यार 1 प्रमुख होता है, वही वो जो है वो पागल टाइप का आदमी डोनाल्ड ट्रंप, वही वहां पे सब कुछ है, संविधान का भी और सरकार का भी। तुरंत आप क्या कहेंगे? 1 केंद्र है, इसका मतलब वहां पे अध्यक्षीय व्यवस्था है। तो इस तरह से अमेरिका में सरकार का भी अध्यक्ष और देश का भी अध्यक्ष। अब यहीं से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अध्यक्षीय व्यवस्था के पर्यायवाची या उसके और कौन से नाम है। मैं आपको फैक्ट नहीं रटाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली वहां फैक्ट तक पहुंचाऊंगा ताकि आपको कभी रटना ना पड़े और आप भूले ना। सरकार का भी अध्यक्ष और संविधान का भी अध्यक्ष अमेरिका में कौन होता है? मैंने क्या कहा? राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए चूंकि राष्ट्रपति ही संविधान और सरकार दोनों का अध्यक्ष है, इसलिए इसी अध्यक्षीय व्यवस्था को और हम क्या कह देंगे? राष्ट्रपतीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? राष्ट्रपतीय व्यवस्था। यानी राष्ट्रपतीय व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्था में कोई अंतर होता है? आपका उत्तर क्या होगा? कोई अंतर नहीं होता। मतलब हम ये कह सकते हैं दोनों पर्यायवाची हैं। राष्ट्रपतीय व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अध्यक्षीय व्यवस्था, ये क्या है? एक ही नाम की, 2 अलग अलग नाम है, व्यवस्था एक ही है।
इसी प्रकार से अगर संसदीय शासन प्रणाली का या संसदीय व्यवस्था का और भी नाम आपसे पूछना हो तो आप इसके क्या नाम देंगे? अब आप ये बताइए, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था का उदाहरण मैंने आपको समझा दिया, भारत है। ऐसी व्यवस्था जहां पे 2 केंद्र हो, कौन कौन केंद्र हो? भारत का उदाहरण हमने लिया। 2 केंद्र कौन से आपको दिखाए? एक प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। अब आपसे मैंने ये भी पूछ लिया अभी थोड़ी देर पहले कि देश में वास्तव में सब कुछ कौन कर रहा होता है? आपका उत्तर क्या हुआ? प्रधानमंत्री। असली हीरो कौन है? प्रधानमंत्री है। असली हीरो हमारे देश का कौन है? प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि सारा निर्णय प्रधानमंत्री ही लेता है। वास्तव में कहने के लिए नाम मात्र से कौन है? राष्ट्रपति। संवैधानिक हीरो कौन है? राष्ट्रपति। वास्तविक हीरो कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये कौन है? रबर स्टैंप। सामान्य भाषा में कहा जाए तो ये कौन है? रबर स्टैंप। कंधा रहेगा राष्ट्रपति का, लेकिन निशाना किसका रहेगा? प्रधानमंत्री का। गोली चलाएंगे मोदी जी, कंधा किसका इस्तेमाल करेंगे? रामनाथ कोविंद जी का। तो ये अंतर है। तो असली हीरो देश का कौन है? हमारा प्रधानमंत्री। तो इसलिए हम संसदीय व्यवस्था को और कौन सी व्यवस्था कह लें? निश्चित तौर पे आप बच्चे समझ रहे होंगे कि संसदीय व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्रीय व्यवस्था। बच्चों का प्रश्न है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन से बहुत प्यार है आप लोगों को। किम जोंग उन के पीछे काहे इतना पड़े यार? वो पागल आदमी है। वैसे बच्चे तो अपने यहाँ चाउमीन बेचते हैं वैसे लोग। चले जाइए बिग बाजार के सामने, वहां दिख जाएंगे आपको। नॉर्थ कोरिया का अगर प्रश्न है आपका कि वहां क्या है, तो वहां राजतंत्र है। वहां क्या है? राजतंत्र है। हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? सरकार। सरकार कहां पे? हम कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? लोकतांत्रिक देशों की बात हम कर रहे हैं। तो हमने अभी राजव्यवस्था नहीं, राजतंत्र पे बात नहीं की है। शायद आज ही अगर हो सकेगा, अभी थोड़ी देर में इसको हम कंप्लीट कर लें, अध्यक्षीय संसदीय, उसके बाद हम आपको राजतंत्र भी समझा देंगे। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको लोकतंत्र और लोकतंत्र से पहले राजतंत्र और राजतंत्र से पहले भी एक तंत्र और है, उसको कहते हैं हम धर्मतंत्र। इन तीनों पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम इस पे आते हैं। अभी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में बच्चे ने प्रश्न पूछा क्या है? नॉर्थ कोरिया में है राजतंत्र, भारत में क्या है? लोकतंत्र है, वेटिकन सिटी वगैरह में क्या है? धर्मतंत्र है। इसको अभी थोड़ी देर में डिटेल करूंगा, बड़ा रोचक है। अभी देखें यहाँ पे क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसमें सत्ता का एक ही प्रमुख होता है और वो कौन होता है? राष्ट्रपति। इसीलिए हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपतीय व्यवस्था। चूंकि संसदीय व्यवस्था में सत्ता के 2 केंद्र होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। सत्ता का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए हम संसदीय व्यवस्था को और कौन सी व्यवस्था कह सकते हैं? प्रधानमंत्रीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। मगर एक सवाल आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या मोदी जी सारा निर्णय स्वयं ले लेते हैं? सारा फैसला वही कर लेते हैं, या आपने कुछ खास मंत्रियों से पूछते भी होंगे? कुछ भाई राजनाथ सिंह जी से, अमित शाह जी से। कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में स्मृति ईरानी लिख दिया है, ठीक है। अपने कुछ खास मंत्रियों से तो पूछते ही होंगे, अपने कुछ खास मंत्रियों से कुछ सलाह तो लेते होंगे। जो खास मंत्रियों का समूह होता है, जो विशेष मंत्रियों का समूह होता है, उसी को हम और क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? कैबिनेट। तो इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली को हम 2 अन्य नामों से जानते हैं। कौन कौन से 2 नाम है? प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली और मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली। आप सभी बच्चे एक प्रश्न चाहे नोट कर लें या आपने समझने के लिए हिंट लिख लें। अगर आपसे एक प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक शासन प्रणाली अन्य से अलग है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली, बी मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, सी संसदीय शासन प्रणाली और डी ऑप्शन आपको दे दिया गया अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो कौन सा अलग हो जाएगा सबसे? अध्यक्षीय, क्योंकि ये तीनों शासन प्रणालियां क्या है? एक ही हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद भवन में सरकार को संभाल रही होती है, सरकार को चला रही होती है कौन? मुख्यतया मंत्रिमंडल। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। और मंत्रिमंडल का असली हीरो कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का असली हीरो कौन होता है? प्रधानमंत्री। आज मैंने महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो डाला था फेसबुक पे। किसी बच्चे ने कमेंट किया कि दरअसल ये वर्ल्ड कप युवराज सिंह का था। बात सही है, मैन ऑफ द सीरीज भी युवराज सिंह को मिली थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था युवराज सिंह का, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाएगा? सबसे ज्यादा क्रेडिट जाएगा युवराज सिंह को नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा क्रेडिट जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। क्यों? क्योंकि वो टीम के कप्तान थे। अगर कोई बजट
स्वर्गीय अरुण जेटली बहुत अच्छा प्रस्तुत कर देते और उससे बहुत फायदा होता, तो उसका सुधार का सबसे ज्यादा सेहरा किसके सिर बनता? मोदी जी के। क्यों? क्योंकि यहाँ कैबिनेट में जो मुख्य तौर पे जो मंत्री हैं उनके हेड कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो दरअसल प्रयास पूरी टीम करती है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको मिलता है? टीम लीडर को मिलता है। इसी तरह से सरकार का जो टीम लीडर है वो कौन है? प्रधानमंत्री। तो सब कुछ मंत्रिमंडल कर रही होती है, लेकिन उसका असली हीरो कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसीलिए संसदीय व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, और भी क्या कह लेते हैं? प्रधानमंत्रीय व्यवस्था, क्योंकि सर्वे सर्वा सरकार का कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली समझ में आ गई होगी। फिर से 1-2 मिनट में इसका रिवीजन कर लें। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत 2 प्रमुख प्रचलित प्रणालियां हैं। कौन कौन सी हैं? अध्यक्षीय और संसदीय। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? यहाँ पे महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि यहाँ पे सत्ता का एकमात्र केंद्र होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो सरकार का प्रमुख होता है वही संविधान का भी प्रमुख होता है, और वो कौन होता है? राष्ट्रपति। इसीलिए इस प्रणाली को हम राष्ट्रपतीय प्रणाली भी कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था को देखें तो यहाँ बजाय एक के सत्ता के 2 केंद्र होते हैं। वे 2 केंद्र कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति हमारे भारतीय संघ का वास्तविक प्रमुख नहीं है, बल्कि कैसा प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख है या औपचारिक प्रमुख है। जबकि हमारा प्रधानमंत्री हमारा कैसा प्रमुख है? वास्तविक प्रमुख है। अब चूंकि प्रधानमंत्री ही इस व्यवस्था का असली हीरो है, इसीलिए इस व्यवस्था को और हम किस नाम से जान सकते हैं? प्रधानमंत्री व्यवस्था। लेकिन चूंकि हमारा प्रधानमंत्री तानाशाह तो है नहीं, अपने और मंत्रियों से भी बातचीत करता होगा, उनसे भी सलाह मशवरा करता होगा, उनसे भी परामर्श करता होगा, इसलिए हम इसको संसदीय, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कह लेते हैं। तीनों एक ही हैं। एक दूसरा अंतर भी हम आ जाते हैं, देख लेते हैं। एक दूसरा अंतर अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली का हम देखते हैं। बोर्ड में थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि मुझे भी आसानी हो और आपको भी। उम्मीद है आप बच्चों को क्लास समझ में आ रही होगी। कोई और सुधार आप चाहते हो, कोई समस्या आ रही हो तो फीडबैक दीजिए हमें। कमेंट कर लीजिए आप लोग। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप एक फीडबैक हमें दीजिए, और कोशिश ये करिए आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरी द स्पीड टीम, वसीम सर लगातार कोशिश कर रहे हैं। 1-2 दिन में आपका स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक नहीं आ पाया है, कुछ लॉकडाउन की वजह से कुरियर फंस गया है, रास्ते में कहीं है, तो 1-2 दिन में वो भी चीजें आ जाएंगी। फिलहाल आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था। वसीम सर ने हमसे कहा कि ऑफलाइन में ये इसी बोर्ड से पढ़ा दीजिए, तो अब इसी बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत हो आप बताइए हमें, हम सुधार करेंगे हम लोग। आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि व्यूवर्स बढ़ें, आपके अलावा और लोगों को भी फायदा हो। बोर्ड हम और साफ कर दे रहे हैं। बच्चों के जो प्रश्न आ रहे हैं हम उनका उत्तर दे रहे हैं। रशिया में कौन सी शासन प्रणाली है, बच्चा पूछ रहा है। रशिया का जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से भारत से अलग है। रशिया में पहले दिमित्री मेदवेदेव वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुए। व्लादिमीर पुतिन ने पूरा सिस्टम अब बदल दिया। तो वहां पे चुनाव तो होते हैं, लेकिन अब सत्ता का सारा केंद्र किसके पास आ गया है? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास। तो वहां का सिस्टम अलग है, वो काफी अलग है, हट के है, वो हमारे लोकतंत्र के जैसा नहीं है। चाइना के भी लोकतंत्र ऐसा ही है। वहां पे भी आपको पता ही होगा कि चाइना में शी जिनपिंग ने अपने आप को लगभग स्थायी कर लिया है 2036 तक लगभग। उन सब चीजों पे आगे बात हो जाएगी। एक चीज हमेशा याद ध्यान दीजिए कि भारत जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपके लिए इनफ है। जैसे रशिया में कौन सी प्रणाली है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। चूंकि अध्यक्षीय व्यवस्था का आप सब बच्चों को पता होगा कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? अमेरिका है। और अमेरिका में कौन सी व्यवस्था थी? अध्यक्षीय व्यवस्था थी। इसलिए अध्यक्षीय व्यवस्था आपके लिए जानना जरूरी है। भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था वाला देश था, इसीलिए भारत ने भी अपने यहाँ संसदीय सिस्टम को अडॉप्ट किया। इसलिए मैंने ये चीजें आपको बताई और यही इतना आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी और चीजें आपके क्लास नोट्स में है। उसके अलावा आप
अभी तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में ज्यादा आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं। बाकी यह है कि कोशिश करूंगा कि आज जाके कमेंट्स आपके देखूं और उनमें से जो प्रश्न आपके मुझे ठीक लगेंगे उनको कल की क्लास में मैं ले लूंगा। एक चीज और आपको बताना भूल गया था, टॉपिक पढ़ाने के बाद कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस भी आपके जो महत्वपूर्ण आए हुए परीक्षा में क्वेश्चंस हैं उनको बोर्ड पे ही मैं करवा दूंगा 1-2 दिन में, टॉपिक खत्म करने के बाद। ठीक है, तो बच्चों से एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप लोग वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ताकि और लोग इससे लाभान्वित हों, इसकी पहुंच और लोगों तक बढ़े। देखें, चलें आते हैं हम फिर से एक बार कहूंगा आपसे कि वीडियो को शेयर करिए। देखें, अध्यक्षीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली का पहला अंतर हमने क्या देखा, सत्ता का एक ही केंद्र है और वो कौन है, राष्ट्रपति। यहाँ पे 2 केंद्र है संसदीय वाले में, कौन कौन से 2 केंद्र हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अब आते हैं दूसरे अंतर पे, ध्यानपूर्वक समझें। ये क्लास, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी समझ लीजिए आप। हम भारत का संविधान पढ़ाएंगे आपको, हमारा सिलेबस क्या है, चाइना का संविधान तो है नहीं, भारतीय संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था। तो हमारा संविधान कैसा संविधान है, हमारी राज्य व्यवस्था कैसी राज्य व्यवस्था है, क्या हमारी राज्य व्यवस्था अध्यक्षीय है, नहीं, हमारी राज्य व्यवस्था कैसी है, संसदीय। तो जब तक आप अध्यक्षीय संसदीय का अंतर नहीं कर पाएंगे तब तक आप भारतीय संसदीय व्यवस्था को कैसे समझेंगे। इसलिए बहुत जरूरी ये हो गया आपके लिए कि आप ये जाने कि कौन सा कि अध्यक्षीय कौन सी होती है और संसदीय कौन सी व्यवस्था होती है। तो पहला अंतर आपने क्या जान लिया कि अगर सत्ता का एक ही प्रमुख होगा तो वो क्या हो जाएगा, अध्यक्षीय, और सत्ता के 2 प्रमुख होंगे तो यह शासन प्रणाली क्या कहलाएगी, संसदीय। आते हैं दूसरे अंतर पे। दूसरा अंतर यह है कि कार्यपालिका एवं विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव होता है। किसमें, किस व्यवस्था में, अध्यक्षीय व्यवस्था में। यानी अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका अलग होती है और विधायिका अलग होती है। अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कार्यपालिका विधायिका में। विधायिका मतलब क्या, जो कानून बनाए, यानी सभी के सभी सांसद या हमारी संसद। संसद किससे बनती है, सांसदों से बनती है। तो सभी सांसद या संसद यही विधि बनाते हैं, इसीलिए यही क्या है, विधायिका। अब इन सभी सांसदों में से कुछ ही सांसद हमारे मंत्री होते हैं, सरकार को चलाते हैं, वही क्या है, कार्यपालिका है। तो विधायिका क्या है, सभी सांसद। सभी सांसद देश में कितने हैं, लगभग 800 के आसपास हैं। आपको पता होगा 250 हमारे यहाँ राज्यसभा का नंबर होता है टोटल, राज्यसभा का, और लोकसभा का टोटल नंबर कितना होता है, बच्चे बताएं कमेंट करके हमको। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कोई बच्चा बताए। आप सभी लोग भूल गए हैं लग रहा है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, बताइए। नहीं याद आ रहा है किसी बच्चे को, चलिए हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, नहीं 352 नहीं बाबू, 552। हाँ, अब उत्तर आया सभी बच्चों का, सही उत्तर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया, 445, 452, 445, 445। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ गए। ठीक है, दोनों बातें सही है। 552 भी होता है और 545 भी होता है, लेकिन 552 अधिकतम संभव है, लेकिन इस समय 545 के आसपास रहती है। जब हम आपको लोकसभा पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि सारे पद नहीं भरे जाते। तो इस समय कितनी संख्या है कुल मिला के लोकसभा के सदस्यों की, 545, और यहाँ कितनी है राज्यसभा में, 245। वर्तमान संख्या जो है वो 245 ही है। 245 और 545 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 790। यानी हमारी संसद में कुल कितने सांसद बैठे हुए हैं, बड़ा छोटा सा अंतर है संसद और सांसद का, इसलिए उच्चारण संभाल के कर रहा हूं। हमारी संसद में कुल कितने सांसद बैठे हुए हैं, 790। ये 790 लोग क्या काम कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, विधि बना रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, विधायिका। यानी विधायिका बराबर क्या हो गया, राज्यसभा प्लस लोकसभा। आसान भाषा में सारे सांसदों का जो समूह है वही क्या है, विधायिका। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या सारे सांसद मंत्री बन सकते हैं? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते।
यानी हमारे कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है? लोकसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15%, 80 के आसपास मोटे तौर पे। विधायिका की संख्या, बहुत ध्यान दीजिए, विधायिका की संख्या भारत में कितनी? 790। कार्यपालिका यानी मंत्रियों की संख्या कितनी है? 80 के आसपास। तो कौन सा बॉडी ज्यादा बड़ा है, कौन सा निकाय ज्यादा बड़ा है, कार्यपालिका या विधायिका? उत्तर क्या हुआ? विधायिका। क्यों? क्योंकि विधायिका में कुल सदस्य कितने हैं? 790, और कार्यपालिका में कुल सदस्य अभी मैंने कितने बताया? 80 के आसपास हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक मोटा अंतर आप ये समझ पाए कि कार्यपालिका वह समूह है जिसमें अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। अधिकांश सारे के सारे जो मंत्रियों का समूह होता है उसे को हम कार्यपालिका कहते हैं, जबकि सारे सांसदों के समूह को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। अब आ जाइए, देखिए दूसरा अंतर जो मैंने यहां पे लिखा था, क्या? कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव होता है। कहां पे? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव नहीं होता। इस बिंदु को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, यानी कि संसदीय व्यवस्था में, और ये हमारा क्या था? अध्यक्षीय व्यवस्था है, ये हमारी अध्यक्षीय व्यवस्था है। इसमें आपने क्या पाया? कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, पार्थक्य होता है। जबकि यहां संसदीय व्यवस्था में, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका में और विधायिका में अलगाव नहीं होता, बल्कि इसको एक संविधान की शब्दावली में एक शब्द में लिख रहा हूं कि कार्यपालिका एवं विधायिका में विलयन का सिद्धांत कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत? विलयन का सिद्धांत। आईएएस में यह प्रश्न आया था, यह शब्दावली आई थी आईएएस के प्री में, कि किस एक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका में पार्थक्य का सिद्धांत काम करता है। पार्थक्य मतलब पृथक्करण, अलगाव, सेपरेशन। तो किसमें करेगा? अलगाव या पार्थक्य या पृथकता कहां पे आएगी? अध्यक्षीय। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या, कौन सा सिद्धांत काम करेगा? विलयन का सिद्धांत। हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा होगा कि विलयन किसे कहते हैं? नमक और पानी घोल को मिला दीजिए, विलयन हो जाएगा, यानी आपस में दोनों घुल मिल गए, तो यही तो विलयन हो गया। अब तो विलयन का सिद्धांत भारत में कैसे काम करता है, हम इस बात को आपको दिखा रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कार्यपालिका का मोटा मोटा अर्थ क्या हुआ? सारे के सारे मंत्रीगण। विधायिका का मोटे तौर पे अर्थ क्या हुआ? यहां पे देखिए अभी भी लिखा हुआ है, हमारे सांसद। बहुत ध्यानपूर्वक मेरी एक बात का उत्तर दीजिए कि ये मान लो कि ये कार्यपालिका है, छोटा वाला वृत्त। दीपक सर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाते होंगे तो इस टाइप के वृत्तों का खूब सहारा लेते होंगे, और इस बड़े वाले वृत्त को हम लिख दे रहे हैं विधायिका। क्यों हमने बड़ा वृत्त को विधायिका लिखा है? क्योंकि यहाँ पे नंबर आपको मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि विधायिका में कुल सदस्य कितने हैं? 790। कार्यपालिका में भी यहाँ मैंने लिखा था 80 के आसपास सदस्य होते हैं। तो ये छोटा वाला वृत्त जो हो गया हमारा क्या है? कार्यपालिका। बड़ा वाला क्या हो गया? विधायिका। यहां ध्यान दें, मैंने क्या लिखा है कि कार्यपालिका और विधायिका में कैसा सिद्धांत पाया जाता है? विलयन का सिद्धांत पाया जाता है। आप बताइए, ये छोटा वाला वृत्त विलयित है कि नहीं? इसी में मिला हुआ है कि नहीं? मिला हुआ है ना। अब इसको मैं साबित भी करने जा रहा हूं। आप ये समझ चुके होंगे कि विधायिका मतलब हमारा चुना हुआ नेता, हमारा सांसद। कार्यपालिका मतलब वह व्यक्ति जो मंत्री हो। आपसे अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि मोदी जी विधायिका के अंग हैं कि कार्यपालिका के, तो आपका उत्तर क्या होगा? या हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, ये कार्यपालिका के अंग हैं कि विधायिका के? आप बताइए, वो संसद भवन से में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं कि नहीं है? अमित शाह जी सांसद हैं ना, आप सभी बच्चे जानते होंगे। चुनाव लड़े थे, जीते थे, कहां से लड़े थे? चुनाव कहां से लड़े थे अमित शाह जी? गुजरात से लड़े थे, आप सब बच्चों को पता होगा। तो अमित शाह जी सांसद हैं। सांसद होने के नाते वो विधायिका का अंग हुए कि नहीं हुए? हैं। ठीक है। मंत्री हैं कि नहीं? मंत्री हैं। और जो मंत्री है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वो क्या है? कार्यपालिका है। तो हम अमित शाह जी हमारे कार्यपालिका का अंग है कि नहीं है? हैं। अब आप ये बताइए कि ये कार्यपालिका का भी अंग है और विधायिका का भी अंग है। तो विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे में विलयित है, घुली मिली है कि नहीं? समाहित है कि नहीं है? उत्तर होगा कि हाँ, एक दूसरे में समाहित है। अब इसी बात को आसान शब्दों में आपसे मैं ये कह दूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो व्यक्ति कार्यपालिका का अंग बनेगा, अर्थात जो व्यक्ति मंत्री बनेगा, उस व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो विधायिका का अर्थात संसद का भी सदस्य हो। या यूं कहें
और भी आसान शब्दों में कहें कि मंत्री बनने के लिए जरूरी है कि सांसद बने। अगर सांसद नहीं बनना है कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। एक अपवाद है, नियम आप जानते होंगे कि कोई व्यक्ति बिना संसद भवन का सदस्य हुए 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, तो वो एक्सेप्शनल केस है। वरना सामान्य परिस्थितियों में क्या नियम है कि वही व्यक्ति हमारे यहाँ मंत्री हो सकता है जो व्यक्ति हमारे यहाँ संसदीय का चुनाव जीता हो। संसदीय का चुनाव जीत के वो क्या हो गया, विधायिका का अंग, और मंत्री बन के क्या हो गया, कार्यपालिका का अंग। तो कार्यपालिका का सदस्य ये जरूरी है कि वो विधायिका का भी अंग हो। तो अब बताइए, कार्यपालिका विधायिका में घुली मिली है कि नहीं, विधायिका में समाहित है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि विधायिका के लोग ही यानी संसद के लोग ही यानी सांसद ही हमारे यहाँ मंत्री बनते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब इसी चीज को यहाँ पे लेके आइए, अध्यक्षीय व्यवस्था या अमेरिकी शासन व्यवस्था में लेके आइए। अमेरिकी शासन व्यवस्था में या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में हमने आपको क्या बताया है, यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों में कैसा सिद्धांत काम करता है, अलगाव का। यानी अगर इसी चीज को हम अमेरिकी शासन प्रणाली में दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमारा वृत्त कैसे बनेगा, कार्यपालिका और विधायिका वाला यहाँ पे इस तरह से बना था, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे विधायिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। अब इसी बात पे फिर से आ जाइए, यानी मोदी जी अगर किसी भी व्यक्ति को चाहें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में अपना मंत्री नहीं बना सकते, और अगर बना भी लेंगे तो मात्र 6 महीना तक। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, संसद का चुनाव जीतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी किसी व्यक्ति को, ऐसे ही व्यक्ति को अपना मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रह सकते हैं। लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच अलगाव का सिद्धांत काम करता है। तो अब तक की आज की क्लास में हमने आपको जो महत्वपूर्ण चीज समझाने का प्रयास किया वो ये है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या 2 प्रमुख अंतर होंगे और किन आधारों पर आप ये तय करेंगे कि कोई भी देश अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वाला देश है या संसदीय। तो एक अंतर आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे विलयन का सिद्धांत कार्य कर रहा है, और जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, यहाँ पे विलयन के बजाय पार्थक्य का या पृथकता का सिद्धांत, या इसी को अलगाव का सिद्धांत भी कह सकते हैं आप। हाँ, अजय कुमार मदेशिया का आसान सा सवाल है कि उद्धव ठाकरे कैसे सीएम बन गए। उद्धव ठाकरे कैसे बन गए, अखिलेश यादव कैसे बने थे, योगी आदित्यनाथ कैसे बने थे, स्मृति ईरानी कैसे मंत्री बन गई थी चुनाव हार के, राहुल गांधी के अगेंस्ट पिछले वाले चुनाव 2014 वाले में हारी थी। अरुण जेटली साहब हार गए थे, पंजाब से चुनाव लड़े थे, सिद्धू के अगेंस्ट लड़े थे, शायद हार गए थे। उसके बाद वो भी इतने बड़े मंत्री बन गए थे, वित्त मंत्री बन गए थे। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, और बहुत सारे रोचक एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी मैंने आपके प्रश्न का उत्तर मेरे लेक्चर में ही छुपा हुआ है, पूछने से पहले ही मैंने आपसे क्या कहा था, अपवाद स्वरूप हमारा प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को 6 महीने तक मंत्री बना सकता है। अभी मैंने बोला था कि 6 महीने तक, तो वही 6 महीने वाली शर्त आपको याद होगा। योगी आदित्यनाथ जी मार्च 2017 में जब सीएम बने हैं, उससे पहले वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। आप सभी बच्चों को पता होगा, वो सांसद थे, गोरखपुर से थे। तो राज्य के जो 2 हाउस हैं, विधानसभा विधान परिषद, उनमें से किसी को मेंबर नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने एमएलसी का चुनाव जीत लिया। वो क्या हो गए, विधान परिषद के सदस्य हो गए। तो दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर अगर है व्यक्ति, तो वो आगे रह सकता है मंत्री। यही चीज हुई उद्धव ठाकरे के लिए कि उद्धव ठाकरे का 6 महीना पूरा होने से पहले उनको एमएलसी बना दिया गया। हालांकि उसमें विवाद भी हुआ था, थोड़ा बहुत राज्यपाल ने अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन उनका नॉमिनेशन बाद में हो गया और इस तरह से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। तो ये पहला अंतर हो गया, कार्यपालिका और विधायिका का अलगाव होगा यहाँ पे अध्यक्षीय व्यवस्था में, जबकि संसदीय व्यवस्था में दोनों एक दूसरे में समाहित रहेंगे। दूसरा अंतर हमने जो कि आपको पहले ही बता दिया था, वो क्या होगा कि शक्ति का एकमात्र केंद्र होगा, शक्ति का एक ही केंद्र होगा। कहां पे, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, अमेरिकी शासन प्रणाली में। जबकि भारतीय व्यवस्था या किसी संसदीय व्यवस्था वाले देश में शक्ति के कितने केंद्र होंगे, 2 केंद्र। 2 केंद्र कौन कौन से होंगे, एक संवैधानिक प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख। जबकि यहाँ पे कैसा प्रमुख है, एक ही प्रमुख है, और वो ही क्या है, संविधान वाला ही प्रमुख है और राज्य सरकार वाला भी प्रमुख है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ही सरकार के भी मुखिया हो गए और वही संविधान के भी मुखिया हो गए। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। थोड़ी देर पहले अभी हमने बात की थी कि हम धर्मतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र आपको समझाएंगे। तो और आप लोगों का जो भी प्रश्न हो पूछिए।
कृपया नोट्स को कंप्लीट करवा दीजिए। नोट्स तो कंप्लीट है ही भाई, नोट्स की पीडीएफ आपको दी गई है, उसको आप ले लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए आप लोग, ताकि और बच्चे इसको देख सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शक्ति का 2 केंद्र यहाँ पे बताया गया था आपको, वहां पे एक ही केंद्र है दक्षिण में, यहाँ पे 2 केंद्र था। और एक अंतर क्या हो गया, विलेन का सिद्धांत काम नहीं करेगा। कहां पे नहीं काम करेगा, अध्यक्षीय व्यवस्था में। और कहां पे काम करेगा, संसदीय व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था में, यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका दोनों एक दूसरे में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लोकतंत्र, राजतंत्र और धर्मतंत्र का अंतर बता देते हैं। अभी कुछ देर पहले किसी बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था कि उत्तर कोरिया में क्या है, वहां पे राजतंत्र है या लोकतंत्र है या धर्मतंत्र है। धर्मतंत्र, यहां पे मैं लिख रहा हूं राजतंत्र, और यहां पे लिख रहा हूं लोकतंत्र। तीनों में एक शब्द कॉमन है, तीनों में एक शब्द कॉमन है। बोर्ड पे लिखे हुए हैं 3 शब्द, यहां पे तीनों में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है, तंत्र शब्द कॉमन है। यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने धर्मतंत्र, आगे लिखा हुआ है राजतंत्र, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र लिखा हुआ है। तंत्र कॉमन है ना तीनों में। तंत्र का मतलब व्यवस्था या सिस्टम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि इस व्यवस्था में धर्म प्रधान है, इस व्यवस्था में राजा या रानी प्रधान है, इस व्यवस्था में लोक या जनता प्रधान है। अब इन शब्दों को हम अगर शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो चीजें समझ में आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण है, 3 बहुत बढ़िया उदाहरणाएं हैं। तीनों का अंतर आपको मैं बहुत बेसिक और बहुत कम समय में बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कमेंट से समझाइएगा, जहां दिक्कत हुई होगी मैं रिपीट कर दूंगा। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। धर्मतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, धर्मतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कितना समय हो रहा है, 3:22, 7-8 मिनट में खत्म कर दिया जाए आज की क्लास। ठीक है, 10 मिनट में आज की क्लास खत्म कर दूंगा। देखें, धर्मतंत्र में, धर्मतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। जानते होंगे आप, थियोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, थियोस प्लस क्रेशिया। थियोस का मतलब क्या होता है, ईश्वर। क्रेशिया मतलब क्या होता है, शासन। तो धर्मतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ईश्वर का शासन। आइए राजतंत्र को समझते हैं। राजतंत्र की अंग्रेजी क्या होती है, मोनार्की। मोनार्की किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस आर्की। मोनो मतलब क्या होता है, एक। आर्की मतलब क्या होता है, शासन। तो मोनार्की मतलब क्या हो गया, किसका शासन, एक का शासन। किसी एक व्यक्ति का अगर शासन होगा तो वही क्या कहलाएगा, मोनार्की। लोकतंत्र क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे। 2 शब्द यहां पे कौन कौन से आएंगे, डेमोस और प्लस क्रेशिया। डेमोस का मतलब लैटिन शब्द है, डेमोस मतलब लोक या जनता या लोग या पब्लिक। क्रेशिया मतलब शासन। तो वह शासन जो लोगों का शासन हो वो क्या है, लोकतंत्र। वह शासन जो किसी एक व्यक्ति का हो वो क्या हो गया, राजतंत्र। वह शासन जो ईश्वर के नाम पे चलाया जा रहा हो वो क्या हो गया, धर्मतंत्र। यहां एक व्यक्ति कौन होगा, राजा होगा या रानी हो सकता है। वह रानी कौन हो सकता है, बाहुबली मूवी देखे होंगे। बाहुबली मूवी में रानी क्या नाम था, महिष्मती साम्राज्य वाली कौन देवी थी, बताइए आप लोग। बाहुबली मूवी देखे होंगे ना, तो रानी का क्या नाम था, नहीं याद आ रहा है। कमाल की बात यह हमें भी नहीं याद आ रहा है। तो वहां पे जो रानी थी बाहुबली मूवी में, अभी बच्चों का कमेंट आ जाएगा, एक साथ कई बच्चों का कमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा रानी क्या नाम था वहां पे बाहुबली मूवी में। अच्छा, तो मूवी अगर आप देखे होंगे तो उस मूवी में शिवगामी देवी, हाँ देखिए रंजीत कुमार ने हमको बताया है कि शिवगामी देवी थी। शिवांश उपाध्याय भी याद दिला रहे हैं कि शिवगामी देवी थी। वो हमें याद था लेकिन हम जानबूझ के सोच रहे थे आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो शिवगामी देवी का वो कमेंट बॉक्स में बच्चे बता रहे हैं सभी। शिवगामी देवी का वो सीन याद करिए। मूवी में एक बार ये हुआ कि बाहुबली छोटे से थे
और शिवगामी देवी आई हैं महल में छज्जे पे और हाथ पे से उठाती हैं और कहती हैं आज से आपके महाराज होंगे महेंद्र बाहुबली, और जनता चिल्लाना शुरू कर देती है महेंद्र बाहुबली जिंदाबाद, महेंद्र बाहुबली की जय हो। अब महेंद्र बाहुबली को पता ही नहीं वो महाराज बन गए, हाथ पे रो रहे हैं। तो यही राजतंत्र है। तो राजतंत्र में क्या जनता की इच्छा से महेंद्र बाहुबली शासन बने थे? दरअसल महेंद्र बाहुबली को तो ये भी नहीं पता था कि हम राजकुमार बन रहे हैं। यानी सब कुछ इच्छा यहाँ पे किसकी थी? एक की। वह कौन था? वह रानी थी। उत्तर कोरिया में क्या हो रहा है? आपने किसी बच्चे ने जो सवाल पूछा था उसी से ये प्रश्न आया। तो उत्तर कोरिया में क्या हो रहा है? वहां पे सब कुछ किम जोंग उन कर रहा है। तो वहां एक ही व्यक्ति का शासन, और वो कौन है? राजा। तो कोई राजा या रानी जब शासन चलाए, यानी एक ही व्यक्ति का जब शासन हो, तो यही क्या होता है? राजतंत्र या मोनार्की होता है। लेकिन जब यही शासन एक या दो व्यक्ति या कुछ लोगों का समूह ईश्वर, अल्लाह या भगवान के नाम पे जब शासन करने लगे, तो यही क्या हो जाता है? धर्मतंत्र। जैसे वेटिकन सिटी वगैरह है। तो जहां धर्म की प्रधानता हो शासन प्रणाली में, जहां संविधान न हो, गीता से या कुरान से या किसी वेद वाक्य से या किसी ऐसी धार्मिक पुस्तक से अगर धार्मिक पुस्तक से अगर देश चलाया जाने लगे बजाय संविधान के, तो वह व्यवस्था क्या हो जाएगी? धर्मतंत्र कहलाएगी। प्राचीन काल में ज्यादातर शासक अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते थे। ज्यादातर शासक अपने आप को ये मानते थे, कहते थे कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूं। दरअसल वो अपनी सत्ता को ईश्वर के नाम पे जस्टिफाई करने का प्रयास करते थे। जब वो ये साबित करते थे, जब वे कहते थे कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूं, तो आप उनका अगर विरोध कर रहे हैं तो दरअसल आप उस शासक का नहीं बल्कि ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से अपनी सत्ता को मान्यता प्रदान करने के लिए वो ऐसा करते थे, ताकि वो धर्म के आड़ में कुछ भी फेर फाउल कर सके। तो धर्मतंत्र की विशेषता यह है कि यहाँ धर्म के नाम पे ही सब कुछ होगा। राजतंत्र में जो राजा रानी चाहेगा उसके आधार पे सब कुछ होगा। लोकतंत्र में क्या होगा? लोकतंत्र किसका शासन है? ये लोक का, जनता का। जनता चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनेगी। तो यहां सब कुछ किसका होगा? जनता का होगा। तो इसीलिए इस शासन को क्या कहते हैं? जनता का शासन। तो यहाँ किसका शासन है? ईश्वर का। यहाँ किसका है? एक का। यहाँ किसका है? एक का है कि सबका? मोदी जी का नारा क्या था चुनाव में? सबका साथ सबका विकास। तो जो सबको लेके चले वही क्या है? लोकतंत्र। जो एक को लेके चले, जो अपने हिसाब से सब कुछ चलाए, वही क्या हो जाता है? राजतंत्र। जो किसी एक धर्म विशेष को लेके चले वो क्या हो गया? धर्मतंत्र। तो अब आप निर्णय कर लीजिए कि कौन सा देश सबकी सुनता है, केवल नारों में ही नहीं वास्तव में भी, और कौन सा देश किसी एक के द्वारा चुना जाता है, चलाया जा रहा है, कौन सा देश केवल धर्म से चलाया जा रहा है। जब भी आप इस तरह का मूल्यांकन करने बैठेंगे तो वास्तव में ना तो दुनिया में आज की डेट में कोई आदर्श लोकतंत्र आपको मिल पाएगा, ना ही आदर्श राजतंत्र कहीं आपको दिखेगा, ना ही धर्मतंत्र। हर देश में कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक का धर्म है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। किसी एक नेता की सबसे ज्यादा चलती है प्रायः किसी भी देश में आप देखेंगे, और जनता के जो बहुसंख्यक धर्म को मानने वाले लोग होते हैं प्रायः जरूरी नहीं कि ऐसा हर जगह हो, लेकिन प्रायः उसका ज्यादा चलता है। लेकिन अगर आप इन तीनों शासन प्रणालियों में सबसे बेहतर शासन प्रणाली को चुनना चाहें या देखना चाहें, तो चूंकि यहाँ जन सहभागिता ज्यादा है, यहाँ तो बिल्कुल कम है राजतंत्र में, एक ही व्यक्ति का शासन है। यहाँ पे एक व्यक्ति का नहीं है लेकिन एक धर्म का है, बहुसंख्यक धर्म का होगा। और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है व्यवहारिक धरातल पे कितनी खरी उतर रही है वो बात अलग है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे अगर ये देखें तो ये किसी एक धर्म को लेकर चलने वाली व्यवस्था नहीं है, किसी एक जाति को लेकर चलने वाली व्यवस्था नहीं है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाई जाने वाली व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से अगर जन सहभागिता देखें तो लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। इसीलिए प्रायः दुनिया में ज्यादातर देशों में लोकतंत्र चल रहा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने संविधान और राज व्यवस्था समझने का प्रयास किया। शुरू में हमने देखा कि संविधान क्या होता है, राजव्यवस्था क्या होता है, आपके सिलेबस में ये दोनों चीजें हैं। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े कि संविधान में बेसिक क्या है, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान को किसने लिखा। बाद में उसके हमने प्रयास किया कि राज्य के 4 अंग आपको बताएं। 4 अंग आपको हमने बताए कि क्या क्या है: जनसंख्या, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, संप्रभुता और सरकार। उसके बाद फिर हम आ गए कि सरकार की जो प्रणालियां होती हैं वो कैसी हो सकती हैं। सरकारें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हो सकती हैं, सरकारें चुनी हुई हो सकती हैं, और सरकारें अगर चुनी गई हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली अगर चुनी गई हैं तो वो किस प्रणाली के अंतर्गत आ सकती हैं, संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है, और
संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। संसदीय शासन प्रणाली में आपने देखा कि सत्ता के 2 केंद्र हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अध्यक्षीय में आपने देखा एकमात्र केंद्र है। संसदीय शासन प्रणाली में आपने ये देखा कि वहां पे कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में आपने ये देखा था कि दोनों अलग अलग रहते हैं, कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है। उसके बाद हम आ गए थे कि धर्मतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र क्या होता है। राजतंत्र में हमने आपको बताया कि इसमें राजा रानी का शासन होता है। धर्मतंत्र में धर्म के नाम पे कोई एक राजा या रानी या लोगों का समूह शासन चलाता है, जबकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। शासन के काम के लिए कोई एक पुस्तक नहीं होती, बल्कि लिखित अपना देश का संविधान होता है। तो आज वसीम सर का क्लास आज 5 बजे से होगा यूपीएसआई के लिए, और उसके पहले कोई क्लास नहीं है सर की। 5 बजे से फिर से बच्चे सुन लें, वसीम सर की क्लास होगी और 5 बजे से वसीम सर क्लास लेंगे यूपीएसआई के लिए। आज मुझे लग रहा है यहीं पे छोड़ देता हूं, पहले ही दिन हाई डोज देना ठीक नहीं रहेगा आपको। कल मिलूंगा मैं आपसे फिर से 2 बजे। आज अभी कुछ चीजें आपके कमेंट्स देख रहा हूं, अगर कुछ इसमें हमें ऐसा लगा जिसका जवाब देना चाहिए तो आपको बताता हूं मैं। राहुल कह रहे हैं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर। अरे भाई मेरी तारीफ मत करिए, आप अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर, वंडरफुल सर। नीतीश यादव कह रहे हैं आपके लिए 1000 रुपए पे कर देंगे। नहीं भाई, पैसा नहीं चाहिए, ये तो पहले ही बता दिया हूं कि फ्री होगी आपकी क्लास, और हमारी क्लास फ्री होगी। अब तो नौकरी हमें मिल ही गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बता दें? गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। वसीम सर मुझसे कह रहे हैं गणतंत्र और लोकतंत्र बता दीजिए, तो बहुत थोड़ा सा है? रिपब्लिक और डेमोक्रेसी अगर जानना चाह रहे हैं तो वो उद्देशिका में दोनों शब्द आए हैं कि हम भारत के लोग भारत को ... एक संपूर्ण पूर्वोत्तर संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों वर्ड आया है। तो कल हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे उद्देशिका, तो उद्देशिका में हम आपको बताएंगे कि क्या है। तो और आप सर पीडीएफ अपडेट है कि पुरानी वाली है? भाई पीडीएफ पुरानी वाली है, अपडेट नहीं हो पाई है, लेकिन उसमें जहां जहां चीजें पुरानी हैं उसको हम बोर्ड पे आपको इंडिकेट कर देंगे। रोशन कुमार पूछ रहे हैं कि सर हम पहली बार आए हैं, तो ठीक है कल से राइट टाइम पे आइएगा। सर टाइम कम कर दीजिए। आदर्श मिश्रा कह रहे हैं सर टाइम कर दीजिए। बाबू टाइम कम कर देंगे आदर्श, तो दिक्कत ये आ जाएगी कि फिर हम 2-3 महीना पढ़ाएं, तो थोड़ा सा आप अपना टाइम मैनेज करिए और कोशिश करिए कि पढ़िए। वैसे भी हम 2 घंटा पढ़ाने के मूड से आए थे, लेकिन 1.5 घंटा कर रहे हैं देखेंगे। हाँ, राजनीत कुमार हमें इंडिकेट कर रहे हैं, मैंने क्लास में बोला था मेरा वचन ही मेरा शासन है। राजतंत्र में बहुत अच्छा याद दिलाया इन्होंने कि उन्होंने कहा था शिवगामी देवी ने कि मेरा वचन ही शासन है। राजतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है, एक लाइन बहुत अच्छी इन्होंने याद दिलाई, याद रखिएगा कि राजतंत्र में राजा या रानी का ही वचन शासन होता है, धर्मतंत्र में धर्म का ही वचन शासन होता है, और जबकि लोकतंत्र में जनता का वचन शासन होता है। भाई हमारा संविधान के पहला शब्द क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमारा संविधान किससे चलता है? हम लोगों से चलता है। संविधान बनाया किसने है? हमने। तो जहां लोकतंत्र में जनता का वचन है, वहीं राजतंत्र में राजा या रानी का वचन होता है। शिवगामी देवी ने उस मूवी में कहा भी था कि मेरा वचन ही शासन है। देखें और क्या है सर, हम एनटीपीसी में रहे। हाँ बाबू, बहुत सारे बच्चे हमारे पुराने जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी है आपको देख के। और मेरी तो आदत रही हमेशा अपने सारे बच्चों से, मैं पर्सनली, हम दीपक सर, वसीम सर सभी जुड़े रहे हैं, तो आपकी शक्ल भी हमें याद है, नाम भी याद है। अच्छा लग रहा है आपसे फिर से एक बार जुड़ के। हालांकि इसमें थोड़ा सा कम अच्छा ये है कि एक पक्षीय संवाद है, हम अपने मन की बात कर रहे हैं, आप अपने मन की बात कुछ कम अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि आप केवल लिख के ही कह पा रहे हैं। सर आपसे पहले जगराम पे जुड़े हुए हैं हम लोग। हाँ, चंदन त्यागी कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे खुश रहें, आप सभी बच्चे मेहनत से अच्छे से पढ़ाइए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। बाकी हम आपको पढ़ाने के लिए हैं, लगे हैं, और पूरी मेहनत से आपको पढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम लोग 2 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।